Assalamu alaikum everyone. अच्छा जी, फाइनली वी आर बिगिनिंग आवर वर्कशॉप फॉर योर एएस प्रिपरेशन। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले आपसे एक सर्वे लिया था जिसमें आप लोगों ने मुझे एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताए थे जिसमें आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो दिस इज गोना बी द डे वन ऑफ दैट वर्कशॉप। इंशाल्लाह ताला we're going to be covering 5 days, and most probably inshallah ta'ala we'll be covering all of the weak areas that you guys highlighted out. और लेट्स बिगिन। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो है ना डे वन में जो चीज़ कवर करनी है, दैट इज गोना बी डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल। अच्छा जी, इसमें क्या है कि हमने क्या कहते हैं कि हमारा जो प्राइमरी एरिया है ना वो ये है कि वो लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल द डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसमें एंटिटीज, टेबल्स, ट्यूपल, एट्रीब्यूट्स, कीज, ये सारी चीज़ कवर हो जाएगी। अच्छा, रिलेशनशिप्स एंड ईआर डायग्राम्स। वन टू वन डायग्राम क्या होता है, वन टू मैनी डायग्राम क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है, और मैनी टू मैनी जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। फिर वो हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। विल लुक इनटू दैट इशू एज वेल। Then we'll further investigate what the database management system does for us, including the working of data dictionary, the logical schema, the query processor. Then we'll go to the really problematic areas जिसमें आप बच्चों ने अक्सर ने हाईलाइट किया था कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो ये दोनों में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है। खास तौर पे लुक एट द हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू ऑल्टर टेबल, सेट द कीज व्हाटसएवर। ठीक है ना। और अगर जब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल की बात करें तो वहाँ पे सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, जॉइन, एग्रीगेट फंक्शन, इसमें सम, एवरेज, काउंट वगैरह आ जाता है, एंड अपडेट और डिलीट आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, नाउ पहले तो बात ध्यान में रखिए कि व्हाई आर वी स्टार्टिंग हियर, लेट्स एड्रेस दैट फर्स्ट। ठीक है ना। हमारे पास जो डिस्कशन था ना, सेक्शन 8 इज कंसिस्टेंटली वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पेपर वन if you prepare for it, and that is true. ठीक है ना। Every paper one in recent sessions has given you full database questions worth 12 to 18 marks. The structure is almost always the same. Describe a term, analyze schema, identify key relationships, write a line of SQL, explain why something is or isn't in 3NF. None of it's hard once you've seen the pattern, and all of it is lost if you haven't। ठीक है ना। इसलिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को एटलीस्ट हमें ना समझना जरूरी है। अच्छा जी, 60% of your responses, 60% of your responses, you told me that you cannot normalize and table to third normal form। ठीक है। 56% cannot use group by with aggregates, and 44% of you cannot write a basic select with confidence। ठीक है। तो ये हमारे पास इश्यू हमने जो हाईलाइट किए थे ये उसको सामने रखते हुए ये आपकी वर्कशॉप तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला यू फाइंड मच बेनिफिट विद इट। ठीक है। अच्छा, by the end of today you will be able to uh, define a use of relational database terminology, Cambridge, what the Cambridge expects, identify primary, candidate, secondary, foreign, and composite keys in any schema, read and complete an entity relationship diagram, including resolve many to many, explain why a table is or is not in 1NF, 2NF, 3NF, and normalize it, describe the features of a DBMS and its core software tools, write SQL to create tables, insert, update, delete data, and query process across two tables. Recognize examiner traps, यानी जो आपको trick question देता है, and avoid the common marking losing mistakes। ठीक है ना। So this is very important for you. Listen carefully, and since this is recorded, you can always come back to me. And of course, if you have any questions, you can always reach out to me. You know my number. You know how to get in touch with me. You can do that whenever you need। Okay. Anyway, now लेट्स गो मूव ऑन विद द पार्ट नाउ। ठीक है ना। हमने फाइल्स और रिलेशंस के बीच में यानी अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपका जो रेगुलर फाइल बेस्ड अप्रोच है वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस है उसमें डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट बेनिफिट डज इट मेक। ठीक है ना। द फाइल बेस्ड अप्रोच, इट्स लिमिटेशंस, द वोकैबुलरी ऑफ रिलेशनल मॉडल। ठीक है ना। ये आपका सेक्शन 8.1 में मेजॉरिटी कवर होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपकी बेसिस है, फाउंडेशन है, जिस पर सारी चीजें बनती हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द फाइल बेस्ड अप्रोच इज। Before relational databases, applications were stored in their own data in separate files। और separate file text भी हो सकती है, कोई और क्या कहते हैं कि वो text based file हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन database नहीं था। Each department, for example सामने रख लेते हैं कि अगर आपके पास एक organization है, organization में multiple departments हैं, each department keeps its own files. Sales has a customer file, accounts has a customer file, support has a customer file. They were never designed to talk to each other. Each application reads and writes its own code। ठीक है ना। सो जनरली आपके पास मल्टीपल वर्जन ऑफ द टेक्स्ट सेम फाइल एग्जिस्ट करते हैं और हर बंदा उसको क्या कहते हैं अपने तरीके से एक्सेस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है
If a customer changes their phone number, someone has to update it in sales, accounts, and support manually, one file at a time. Miss one, the new and now the data conflicts. अगर आपने फॉर एग्जांपल कस्टमर ने अकाउंट्स वाले को बता दिया, ठीक है ना, बाकी को नहीं पता, तो किसी ने अगर नहीं अपडेट किया तो सबके पास पुराना डाटा यूज हो रहा है. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. ओके. फोर लिमिटेशन. अभी देखो ये जो टिपिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको जरा आप ध्यान से देखें कि आपके फाइल बेस्ड अप्रोच के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स जिसको आपने कंसिडर करना है. ठीक है. ये कन्फर्म क्वेश्चन आता रहा है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. फाइल बेस्ड अप्रोच की कुछ 4 मार्क्स का जो है ना, ये हो सकता है कि और इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 4 मार्क्स से कम एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने फाइल बेस्ड अप्रोच के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है. So your answer should be revolving around these main points. ठीक है. नंबर 1 पॉइंट आपके पास है डाटा रिडंडेंसी. ठीक है ना. आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आपके पास सेम इंफॉर्मेशन है मल्टीपल फाइल्स में सेव हुआ है, तो इससे आपके पास बेसिकली सेम डाटा की मल्टीपल कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं. दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी. दिस इज वेस्टेज ऑफ स्पेस, मे कॉज अपडेशन एरर्स. ठीक है ना. वट एवर इट इज, दिस इज नॉट द गुड अप्रोच. डाटाबेस में सेंट्रलाइज डाटा की स्टोरेज होती है, मल्टीपल वर्जन ऑफ द सेम डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो रिडंडेंसी आपकी डाटाबेस अप्रोच में रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. लेकिन फाइल बेस्ड अप्रोच में चूंकि डाटा सेंट्रलाइज नहीं है, तो आपकी रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है. सेकेंड प्रॉब्लम इज डाटा कंसिस्टेंसी. ठीक है, या इनकंसिस्टेंसी, या लैक ऑफ डाटा कंसिस्टेंसी कह लें. ठीक है, इसको किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन देर इज नो कंसिस्टेंसी इन अ फाइल बेस्ड अप्रोच. दैट्स द होल आइडिया हियर. अब इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है कि कॉपीज ऑफ द सेम डाटा कैन फॉल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सो द ट्रूथ इज अनक्लियर. यानी कि आपके पास अगर एक चेंज आया है, तो आपने एक फाइल के अंदर चेंज कर दिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चेंज होगी, बाकी सब आपके पास चूंकि अपडेटेड डाटा नहीं पहुंचा हुआ, तो आपके पास एक्चुअल डाटा क्या है वो वी लूज साइट ऑफ व्हाट्स द रियल थिंग. ठीक है, बिकॉज एवरी वर्जन इज स्टोरिंग सेपरेट डाटा. फिर थर्ड प्रॉब्लम इज पुअर डाटा इंटेग्रिटी या लैक ऑफ डाटा इंटेग्रिटी. ठीक है. देयर इज नो सेंट्रल इन्फोर्समेंट ऑफ वैलिड वैल्यूज, फॉर्मेट्स और रिलेशनशिप्स, तो आपको डाटा की करेक्टनेस पे डाउट होने लग जाता है, बिकॉज आपने, हो सकता है एक ही कस्टमर का डाटा डिफरेंट, अब कस्टमर का नेम है तो नाम चेंज हो गया. ठीक है. अब फ्रॉम द आउटलुक ऑफ इट, द नेम स्पेलिंग मे मीन दैट इट इज अ डिफरेंट कस्टमर ऑल टुगेदर. ठीक है. लेकिन अगर ये डाटाबेस अप्रोच होती तो आपके पास कोई एक की फील्ड होती जिसकी वजह से वो यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होता, तो आपके पास जो है ना इंटेग्रिटी मेंटेन रहती. ठीक है. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू शेयर. ठीक है. हर एप्लीकेशन जो है, अभी आपके पास ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन जो है जिसके बैकएंड पे डाटाबेस चलती है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज मेथड पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है ना. वो एसक्यूएल स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड्स कॉल्ड एसक्यूएल. जब आपके पास कोई, क्या कहते हैं कि, कोई स्टैंडर्ड फाइल ही नहीं है, हर बंदा अपनी टेक्स्ट फाइल यूज कर रहा है, हर एप्लीकेशन अपनी टेक्स्ट फाइल यूज कर रहा है, तो इसके अंदर आपके पास क्रॉस डिपार्टमेंट डाटा शेयरिंग जो है ना, वो नियर इम्पॉसिबल हो जाती है, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट और एवरी वर्जन ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज यूजिंग इट्स ओन फॉर्मेट. ठीक है ना. सो आपके पास कोई सेंट्रलाइजेशन, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती. ठीक है. सो ये आपके पास कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके फाइल बेस्ड अप्रोच में होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं. अब हो फर्क क्या है. ठीक है ना. व्हाट आर रिलेशनल डेटाबेस चेंजेस. ठीक है ना. इसमें आपके पास मेजर एस्पेक्ट क्या है कि वी हैव वन सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा, वन वर्जन ऑफ द ट्रूथ, एंड इट इज इन्फोर्स्ड बाय द डेटाबेस इटसेल्फ. ठीक है ना. अच्छा, फाइल बेस्ड अप्रोच में आपके पास डाटा स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, रिडंडेंट कॉपीज एवरीवेयर, inconsistencies creep in silently, and each app manage its own rules. ये वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉपिक का, यानी पिछली स्लाइड का यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंडेंस्ड वर्जन है. ठीक है. रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आपके पास डाटा इज हेल्ड इन लिंक्ड टेबल्स. ठीक है ना. रिलेशनल टेबल्स में डेटाबेस के अंदर मेजर एसेंस यही है कि टेबल्स आपस में लिंक्ड होते हैं, और वो लिंक कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ. दूसरी चीज है स्टोर्ड वंस एंड रेफरेंस्ड बाय कीज, जिसको हम फॉरेन कीज कहते हैं. ठीक है ना. एक दफा आप डाटा उसको सेव कर दे, आपने जहाँ पे टेबल लिंक करना है वहां से आप डाटा वहीं से उठा लेंगे. ठीक है. यू ओनली हैव टू राइट इट वंस. एंड इंटेग्रिटी इन्फोर्स्ड बाय द डीबीएमएस. one query can span the whole database. ठीक है ना. So it's very easy to access data in a table and multiple tables. खासतौर पे जब relational आप सिनेरियो में आ जाते हैं, your data is basically spread across multiple tables. Therefore आप एक ही क्वेरी लिखेंगे और वो आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, खासतौर पे इसका जो क्वेरी प्रोसेसर है,
मोर अबाउट दैट लेटर, वो डाटा जो है ना अपने तरीके से एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वो सर्च कर लेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस फ्रॉम योर टिपिकल फाइल बेस्ड अप्रोच टू द रिलेशनल अप्रोच, ठीक है। अच्छा जी, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे अपने आप को फेमिलराइज कर लें पहले, ठीक है ना। द लैंग्वेज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, कैम्ब्रिज वांट्स यू टू यूज दीज टर्म्स प्रिसाइसली, लर्न देयर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर ईच, ठीक है ना, दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मल टर्म है जिसको एंटिटी कहते हैं, एंटिटी क्या चीज है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं एंटिटी इज समथिंग, इट्स अ नाउन, इट्स अ पर्सन प्लेस थिंग और इवेंट, ठीक है ना। अच्छा, इन वन लाइन अगर आपने इसकी डेफिनेशन देनी है तो आप कहेंगे इट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस, फॉर एग्जांपल कस्टमर, ठीक है ना, दैट इज एन एंटिटी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अलावा उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल्स, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम क्रिएटिंग डेटाबेस जिसमें मैं सेल्स डाटा सेव कर रहा हूँ, तो सेल्स डाटा के अंदर कस्टमर्स बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। कस्टमर इटसेल्फ तो नाउन है ही, लेकिन उस पर्टिकुलर पूरी सिचुएशन के अंदर मल्टीपल कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जब आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डाटा जो है वो भी मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। एक कस्टमर का लिया तो आप पूरा डेटाबेस नहीं बनाओगे ना, तो आपके पास चूंकि मल्टीपल्स कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर जो एक 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 एंटिटी बन सकता है, ठीक है, कस्टमर का टेबल बन सकता है, ठीक है। सो मैं क्विकली रिकैप करता हूँ। एंटिटी वो हर चीज है, एनीथिंग फॉर विच अ टेबल कैन बी क्रिएटेड, ठीक है ना। वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी अ थिंग, इट कुड बी अ इवेंट, ठीक है, जैसे बुकिंग एक इवेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिसका आप टेबल बना सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटिटीज, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये ध्यान में रखिएगा कि वो एक से ज्यादा एग्जिस्ट करने चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। मैं अक्सर आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि आपने स्कूल के लिए डेटाबेस बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स का डाटा सेव करना है। अब स्कूल भी पर्सन प्लेस और थिंग है, लेकिन वो एक ही है, दैट्स नॉट एन एंटिटी, लेकिन टीचर्स बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो वो सारे वैलिड एंटिटीज हैं और उनके टेबल्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन जो है ना, आप उसको क्या कहते हैं, टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर विद रोज एंड कॉलम्स, ये आपके पास बेसिकली एक्चुअल, अगर आप टेबल की शक्ल देखें जिसमें रोज और कॉलम्स आते हैं, तो आपके पास हम भी रिप्रेजेंट टेबल उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। एक ट्यूपल या रेकॉर्ड रो जो है उसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है, यानी एक हॉरिजॉन्टल जो आपके पास रो बनती है वो एक ट्यूपल भी कहला सकता है, ठीक है ना। सो ये कंफ्यूज नहीं है ना जब आप ट्यूपल देखें, ठीक है। अच्छा, वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर का टेबल बनाया हुआ, तो एक कस्टमर का डाटा जो है ना वो एक रो या एक ट्यूपल बनता है उस पूरे टेबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूट है, वो कॉलम भी कहलाता है, फील्ड भी कहलाता है, ठीक है। सो आप कस्टमर का जो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, यानी उसका आईडी या उसका नेम, दैट्स कंसिडर्ड एज वन एट्रीब्यूट या वन कॉलम या फील्ड, ठीक है ना। ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, फेमिलियराइज योरसेल्फ, ये बाद में आपको स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, यू नो हाउ टू गेट इन टच विद मी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी की क्या चीज होती है, ठीक है। प्राइमरी की जो है आपकी फंडामेंटली इट्स यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन अ टेबल। Every relational table has exactly one primary key attribute, ठीक है। A primary key is an attribute or a combination of attributes, अगर वो combination है तो वो compound key या composite key कहता है, हम जरा उसको देखते हैं। Whose value uniquely identifies every row in a table, it cannot be null and no two rows may share the same value। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस टेबल के देखें, कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, तो ये जो आपको आईडीज नजर आ रही, ये C0010 जो है, सो C001 जो है, ये कस्टमर आईडी कोई और रिकॉर्ड इस टेबल में होल्ड नहीं कर सकता, इट्स यूनिक, ठीक है ना। हाँ, नाम रिपीट हो सकता है, मे बी फोन नंबर भी रिपीट हो सकता है, अगर एक ही, ये देखो ना लैंडलाइंस हैं, तो अगर एक ही घर से मल्टीपल कस्टमर्स आ रहे हैं तो उन सबका फोन नंबर तो सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ चेंज है वो आपका कस्टमर आईडी, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे एक प्राइमरी की फील्ड जो है वो यूनिक यूनिक होती है, यानी उसकी वैल्यू जो यूनिक होती है फॉर द एंटायर टेबल। अच्छा, मूविंग ऑन, कैंडिडेट एंड कॉम्पोजिट एंड सेकेंडरी कीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास सेकेंडरी की सच सिलेबस में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा सेकेंडरी की क्या चीज़ होती है ना। नंबर वन, आपके पास कैंडिडेट की जो है वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, ठीक है ना। सो एनी यूनिकली आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट आईडी इज अ कैंडिडेट की,
स्टूडेंट का नादरा का जो बे फॉर्म का जो नंबर है वो भी कैंडिडेट की है, दोनों यूनिक है, ठीक है। सो आपके पास ऑल पॉसिबल फील्ड जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आपके पास कैंडिडेट की होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना किसी एक को डीप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो एज अ प्राइमरी की चूज कर लेता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास स्टूडेंट आईडी भी है और उसका बेफॉर्म का जो नादरा का जो नंबर है वो भी है। अब नादरा का नंबर जो है वो भी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, स्टूडेंट आईडी भी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, दोनों कैंडिडेट कीज है। तो आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हो सकता है स्टूडेंट आईडी को चूज कर ले बिकॉज उसकी लेंथ कम होती है और नादरा का जो नंबर है वो लंबा होगा, ठीक है ना। तो नादरा का नंबर इज स्टिल यूनिकली आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें डुप्लीकेशन आ सकती है, नो वे, ठीक है ना। लेकिन वो प्राइमरी की नहीं है, वो आप उसको सेकेंडरी की कह लें बिकॉज इट इज ऑल्सो अनदर फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ record, ठीक है ना। सो एनीथिंग, एनी यूनिकली आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट व्हिच इज नॉट अ प्राइमरी की इज कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट की, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज होती है इसको कॉम्पोजिट की कहते हैं। कॉम्पोजिट की क्या है कि आपके पास प्राइमरी की बन रही है लेकिन वो एक नहीं, दो या तीन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके आप एक प्राइमरी की डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये सिंगल एट्रीब्यूट की नहीं होती, वो आप मल्टीपल क्या कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक यूनिकली आइडेंटिफाइंग की बनाते हैं। उसको कंपोजिट की भी कहते हैं, कहीं कहीं कंपाउंड की भी कहते हैं, दोनों वैलिड टर्म्स है, ठीक है। सो सेकेंडरी की के मैं आपको बता दिया कि आपकी एक ऐसी एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की तो नहीं है लेकिन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए यूनिकली आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब ये, फॉरेन की इज दैट, इसको कह रहे हैं सीक्रेट सॉस कह लें, क्या कह लें, लेकिन रिलेशनल डाटाबेस का जो मेन जो लॉजिक है ना जिसकी वजह से टेबल आपस में लिंक्ड होते हैं वो होते हैं फॉरेन की वजह से। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की एक ऐसी प्राइमरी की फील्ड होती है जो कि किसी और टेबल में एज अ नॉन की एट्रीब्यूट होती है, ठीक है। नॉन की एट्रीब्यूट से मतलब वो प्राइमरी की उस टेबल के लिए नहीं है ना। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कस्टमर का टेबल है, इसमें ये कस्टमर की प्राइमरी कीज मेंशन्ड है, दिस इज अ प्राइमरी की इन द कस्टमर टेबल। वेयर एक और टेबल है ऑर्डर, ठीक है ना, उसमें ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है लेकिन कस्टमर आईडी इज अ फॉरेन की, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे कस्टमर आईडी इज नॉट द प्राइमरी की फॉर ऑर्डर टेबल बट इट इज अ प्राइमरी की फॉर द कस्टमर टेबल, देयरफॉर कस्टमर आईडी, since it's a primary key for some table, if it's used as another field in another table it's referred to as a foreign key, ठीक है। so this is considered the foreign key here, ठीक है। अच्छा, फॉरेन की अप्लाई करने से एक और भी फायदा होता है, इसको हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, ये देखो आपके पास कस्टमर आईडी जो है ना, इस वक्त हमें दो कस्टमर्स नजर आ रहे हैं, C001 C002, दैट्स फाइन, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर आईडी है 202 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0202, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी एंटर करता हूँ C003 के नाम से, ठीक है ना। अब C003 जो है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक आउट द पेन। C003 जो है वो आपका C003 जो है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करूंगा मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर इसलिए जनरेट करेगा? बिकॉज देयर इज नो C003 हियर, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि मैं यहाँ पे अगर मेरे से एक्सीडेंटली फॉर एग्जांपल C002 की बजाय C20 हो जाता है तो उस पर भी वो एरर जनरेट करेगा बिकॉज देयर इज नो सच आईडी एज C020, ठीक है ना। अब C020 चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका DBMS जो है ना इस किस्म की एंट्री करने से प्रिवेंट करेगा आपको, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है ना। अब याद करें कि इंटेग्रिटी मींस द डाटा इज करेक्ट, ठीक है, डाटा की करेक्शन को हम इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। So now, if I say, for example, let me erase this first. If, say, for example, I'm trying to enter a foreign key field value that does not exist in the primary key table, that is your referential integrity. और इससे आपका डाटा की जो है ना एक sort of एक आपने उस पर गार्ड लगा दिए, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इनकरेक्ट वैल्यूज आप एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। The rule that foreign keys must point to something real, as simple as that, ठीक है ना। Referential integrity is the rule that every foreign key value must either match an existing primary key value in the reference table or be null, ठीक है ना। You cannot have an order of a customer C999 if no customer C999 exists, as simple as that, ठीक है ना। अच्छा, in practice DBMS enforce referential integrity automatically.
It will reject an insert or update that will create a broken reference and cascade changes so that update a primary key updates all forward keys pointing to it. यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इस कस्टमर 00 का यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां जहां ये प्राइमरी की यूज हो रही है ना C00, तो उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसको अली खान नहीं, उसको अली अहमद नजर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नाम चेंज हो गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। वेयर एवर दैट फॉरेन की इज बीइंग यूज्ड, वहां पे उसको अपडेटेड वैल्यू ही नजर आ रहा है, ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। इंडेक्सिंग से क्या मतलब है, ठीक है। अब ये देखो, ये रिलेटिवली जो है ना डिस्कस्ड चीज नहीं होती, ठीक है ना, पेपर में भी अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपने नोटिस किया है कि डेटाबेस जो है ना हमें प्रॉमिस करता है कि डाटा आपको एफिशिएंटली मिलेगा, ठीक है ना। अब वो एफिशिएंटली क्यों मिलेगा आपको, ठीक है, वो इसलिए मिलेगा, ये क्विकली इसलिए मिलेगा बिकॉज आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इंडेक्सिंग यूज करता है, ठीक है ना। अब इंडेक्सिंग से मतलब क्या है? Indexing is a way for the DBMS to find rows quickly without scanning the whole table. Excuse me. An index is a sorted lookup that points to where the rows live. Without it, DBMS checks every row. With it, the DBMS jumps straight to the match. Okay? Primary keys are automatically fixed. You can also add indexes to other columns, often on secondary keys, to speed up searches. At the cost of slightly slower insert and update and delete commands. ठीक है ना? असल में आपको जो चीज याद रखने वाली है, इंडेक्सिंग से फायदा क्या होता है कि आपका डीबीएमएस ने एक मेथड क्रिएट किया होता है जिसमें उसने हर जो फील्ड है उसको उसने एक ऑर्डर तरीके से सेव किया होता है। उसको वो लुकअप टेबल कहता है, एक अल्टरनेट डाटा स्ट्रक्चर है, और उसकी वजह से आपका डाटा जो है ना क्विकली वो मिल जाता है उसको, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। क्विकली लेट्स जस्ट गो थ्रू द टर्मिनोलॉजीज वी डिस्कस सो फार, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटिटी। एंटिटी रियल वर्ल्ड थिंग जिसके बाद हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। ट्यूपल या रिकॉर्ड एक सिंगल रो को कहते हैं। एट्रीब्यूट एक सिंगल कॉलम को कहते हैं। प्राइमरी की एक यूनिट आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। कैंडिडेट की ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। कॉम्पोजिट की क्या होगा? ए की मेड ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स। सेकेंडरी क्या है? वो एक नॉन की एट्रीब्यूट है, लेकिन उसको भी सर्चिंग के लिए यूनिकली एक टेबल पे नैरो डाउन करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉरेन की क्या है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है किसी और टेबल में जो किसी प्राइमरी टेबल के अंदर प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो मैंने देखा कस्टमर आईडी वाज अ प्राइमरी एट्रीब्यूट इन कस्टमर टेबल, वेयर एज इन ऑर्डर में वो फॉरेन की एग्जिस्ट करता है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी में एवरी फॉरेन की मस्ट पॉइंट टू अ रियल प्राइमरी की वैल्यू या नल भी हो सकता है। इंडेक्सिंग से क्या मतलब है? लुकअप स्ट्रक्चर दैट स्पीड्स अप सर्चेस, ठीक है ना। सो फार हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, ठीक है। अब हम जरा एक पास पेपर का क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। आपके पास 9618 का वेरिएंट 13 विंटर 2024 क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का, ठीक है ना। अभी देखो क्या कहता है। क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बाय डिफाइनिंग ईच डेटाबेस टर्म एंटिटी एंड एट्रीब्यूट। अगेन वही बात है कि एंटिटी क्या है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। ये मार्किंग स्कीम का आंसर है बाय द वे। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल, एन एट्रीब्यूट एन आइटम ऑफ डाटा अबाउट एन एंटिटी, ठीक है ना। ये दो चीजें आपके पास। आगे चलते हैं। अब पार्ट 2 में शिफ्ट करते थे रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है ना। हमारे पास डीबीएमएस में 3 किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है। और हमने जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी, उसको भी हमने डिस्कस करना है। नाउ the three kinds of relationships and how to resolve the many-to-many. ER diagrams are the first thing an examiner asks you to read. Master these 5 minutes, and you will never lose the easy marks. ठीक है ना? Now, first of all, one-to-one relationship क्या होती है? Each row in the table links to exactly one row in the table A. Table A links to exactly one row in the table B एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का एक पासपोर्ट है और एक पासपोर्ट के अगेंस्ट एक ही पर्सन रजिस्टर्ड होता है। ये आपके पास 1-to-1 रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये पेपर में पूछी आ जाती है, लेकिन ये बड़ी रेयर होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है, ठीक है, उसका किसी भी शॉपिंग साइट के अंदर एक अकाउंट बना हुआ, ठीक है ना, वो एक स्पेसिफिक कस्टमर आईडी के साथ है। तो उस कस्टमर का एक ही यूजर नेम होगा और यूजर नेम के अगेंस्ट एक ही कस्टमर रजिस्टर होगा, ठीक है ना। सो ये आपके पास ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप है, ठीक है। 1-to-1 रिलेशनशिप इज द रेयरेस्ट काइंड। दिस मींस एवरी रिकॉर्ड on one side pairs with exactly one record on the other, often used to split a table for security. Sensitive data kept separately or kept optional data out of the main table, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब ये कि आपके पास ईच रो इन टेबल ए links to many rows in table B,
बट ईच रो इन बी लिंक्स टू ओनली वन रो इन टेबल ए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सबसे यानी कि कॉमन रिलेशनशिप है, ठीक है ना। रिलेशनल डेटाबेस में सबसे ज्यादा कॉमन रिलेशनशिप है। द वर्क होर्स रिलेशनशिप ऑफ रिलेशनल databases: one customer has many orders, one author has many books, one teacher has many students. The many side, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों को अक्सर बात बताता हूँ कि जो मैनी साइड होती है ना, जो मैनी साइड होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर टेबल के अंदर मैनी लगा हुआ, मैनी इज हियर, दैट मीन्स कि अब जाहिर है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि द रीजन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, बी वेरी केयरफुली। आपके पास अगर प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ना, ये देखें हमने यहाँ पे फॉरेन की पे आ जाते हैं, अगर प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स दी टू टेबल्स आर लिंक्ड। ये पेपर में क्वेश्चन पहले आया करता था कि डिस्क्राइब हाउ द टू टेबल्स आर लिंक्ड। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि टेबल ए की प्राइमरी की फॉरेन की है दूसरे टेबल के अंदर, दैट्स हाउ आई नो टू टेबल्स आर लिंक्ड। जैसे यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर आर लिंक्ड बिकॉज कस्टमर की प्राइमरी की फॉरेन की है ऑर्डर के टेबल में, दैट्स हाउ नो द टेबल्स आर लिंक्ड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वापस इधर आए, अभी देखो कि आपके पास कस्टमर ऑर्डर भी लिंक है, कस्टमर एंड ऑर्डर आर लिंक्ड, विच मीन्स अब इनके बीच में एक प्राइमरी और फॉरेन की एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। और एग्जिस्ट कैसे करता है कि आप अब ये बात ध्यान से आपने समझनी है, जिस साइड पे मैनी पॉइंट कर रहा है, लाइक वी कैन सी हियर मैनी इज इन दी ऑर्डर साइड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर का जो प्राइमरी की फील्ड है वो एज अ फॉरेन की इस टेबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो जहां पे भी आपका मैनी का रिलेशनशिप शो हो रहा है ना, वहां ही पे आपकी फॉरेन की एग्जिस्ट करती है, दैट्स द रूल, ठीक है, दैट्स द रूल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मैनी टू मैनी, दिस इज द प्रॉब्लम, ये चीज, व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम। अच्छा, नंबर वन प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस टेबल को गौर से देखें, लेट मी जूम इन हियर, ठीक है। इफ यू लुक हियर, ये मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है और एक कोर्स का टेबल है, ठीक है। फ्रॉम द लॉजिक हमें ये बात समझ आती है कि इन दोनों के बीच में इसकी रिलेशनशिप भी कुछ इस तरीके से बनती है कि आपके पास मैनी टू मैनी, अच्छा वो मैंने डायग्राम नहीं ऐड की हुई, लेकिन इट्स बेसिकली इधर भी मैनी का सिंबल है, इधर भी मैनी का सिंबल है, ठीक है। वो चूंकि हम यूज नहीं करते, ये देखो ये मैनी टू मैनी, ठीक है। नाउ अब जरा रिलेशनशिप समझे क्या है इसकी। लॉजिक इसकी कुछ इस तरीके से है कि स्टूडेंट एंड कोर्स आर लिंक्ड, ठीक है। दैट मीन्स स्टूडेंट की जो प्राइमरी की है स्टूडेंट आईडी, वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और कोर्स की जो प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सो आपके पास ये देखो, ये कोर्स आईडी फॉरेन की है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की है, ठीक है। ये इस तरह दोनों पे आपस में शेयर हो रही है, प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। लेकिन व्हाट यू कैन सी हियर इज कि यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी इस टेबल में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जिसको स्टूडेंट आईडी 001 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से एक कोर्स आईडी इस टेबल में भी मेनी टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल C01 जो है, C01 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो मेनी टाइम्स आ रहा है। सो वी कैन सी हियर इज दिस इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, ये मैंने स्पेसिफिकली एज एन एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया बिकॉज मेरे से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर व्हाट डज अ मेनी मेनी रिलेशनशिप लुक लाइक, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। एक प्राइमरी की फॉर वन टेबल एग्जिस्ट मेनी टाइम्स इन द अदर टेबल एंड वाइस वर्सा, दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है वो भी मेनी टाइम्स इन द फर्स्ट टेबल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज, ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है ये क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज आपके पास नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाती है। नॉर्मलाइजेशन के अभी हम आगे थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस टेबल्स हैव टू बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। और हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पढ़ा हुआ, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो इधर आपके पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ना, वही वायलेट हो रही है। और वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि डाटा मस्ट बी एटॉमिक। अब डाटा एटॉमिक का होने का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास ये रिकॉर्ड है ना, दिस इज वन रिकॉर्ड, दिस इज वन रो, वन ट्यूपल, ठीक है ना। अब नोटिस करेंगे स्टूडेंट की टेबल के अंदर, स्टूडेंट की एक रो के अंदर आईडी एक है, नाम एक है, डेट ऑफ बर्थ एक है, लेकिन कोर्सेज जो है मल्टीपल है, विच मीन्स अब जाहिर है मल्टीपल ही होंगे ना, एक बच्चे ने मल्टीपल कोर्सेज एनरोल किए, तो यहाँ पे हम कोर्सेज जो उसने एनरोल किए
वो मल्टीपल शो हो रहे हैं, ठीक है। ना दिस इज नॉट एटॉमिक डाटा, दिस इज अ प्रॉब्लम हियर, ठीक है ना। आपके पास एक रो के अंदर कोर्स आईडी की फील्ड के अंदर मल्टीपल कोर्स आईडी शो हो रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम हियर, ठीक है। अब इस की वजह से आपका ये जो टेबल है एटॉमिक फर्स्ट नंबर फॉर्म में नहीं रहता, बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट एटॉमिक। एज यू कैन सी हियर इन द कोर्स टेबल भी यही चीज हो रही है। कोर्स टेबल के अंदर आपके पास कोर्स आईडी, कोर्स नेम, क्रेडिट आवर्स, लैब रिक्वायरमेंट, सारी एक एक वैल्यूज हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड है वो यहाँ पे मैनी शो हो रहे हैं। ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल्ड होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास नॉन एटॉमिक डाटा है, बिकॉज ऑफ विच आपके पास ये दोनों टेबल्स जो है ना वो फर्स्ट नंबर फॉर्म अचीव नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि वन एन एफ नहीं अचीव कर रहे हैं तो आपके पास ये टेबल नॉर्मलाइज ही नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम देखो कि इसको ईयर डायग्राम में से रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों तरफ ही पेनी है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की इधर मेनी टाइम्स आ रही है और इधर की प्राइमरी की कोर्स आईडी इधर मेनी टाइम्स आ रही है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाई मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल ही नहीं, और आपने इसको रिजॉल्व करना होता है, लाजमन रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। वे इफ यू सी अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इट मस्ट बी ब्रोकन अप। A database can never contain a direct many-to-many relationship. It must be used using a linking junction table, इसको relationship table भी कहते हैं, inner join table भी कहते हैं, ठीक है। अब वो आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। Resolving the many-to-many relationship, the linking table, ठीक है। Introduced a third table, हमने क्या किया, introduce a third table. Each many-to-many relationship comes from two one-to-many relationship, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक तीसरा टेबल इंट्रोड्यूस किया जिसको हम नाम दे रहे हैं स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। अब एक स्टूडेंट का आईडी जो है, अच्छा अब जरा इसको समझें, जरा तसल्ली से समझना है कि ये जो लिंकिंग या जंक्शन टेबल या रिलेशनशिप टेबल है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और कोर्स, ये दो एंटिटीज हैं। स्टूडेंट और कोर्स के बीच में रिलेशनशिप बनने का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ने एक कोर्स इनरोल किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि आपके पास व्हेन अ स्टूडेंट एनरोल्स अ कोर्स यू दैट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू रिकॉर्ड इन दिस टेबल, ठीक है। एक नई रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट और कोर्स की जो प्राइमरी कीज हैं वो दोनों यहाँ पे एज अ फॉरेन की एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी इस टेबल में एग्जिस्ट करती है एज अ फॉरेन की, यहाँ पे कोर्स आईडी इधर एग्जिस्ट करती है एज अ फॉरेन की। कोलेक्टिवली आपके पास स्टूडेंट और कोर्स जो है वहां पे आपके पास प्राइमरी की यहाँ पे इस टेबल के अंदर क्या है वो एक कंपाउंड की होगी, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं कि कंपाउंड की हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड की क्या है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स लुक एट दिस टेबल राइट हियर, मैं आपको थोड़ा सा इसको, लेट्स टेक सम टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। लेट मी ओपन दिस पेज राइट हियर, अभी आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दीज टू टेबल्स, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बताया था हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपके पास, let me just take that same diagram that we were looking at right now, ठीक है। ये देखें कि मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, ठीक है। हम इन्हीं को यूज करते हैं, हम इसी को यूज करते हैं। Let's go back here, ठीक है। Okay, so we can see here we've got two students right here, ठीक है, like this, ठीक है। ये स्टूडेंट, सॉरी, टू टेबल्स here, स्टूडेंट टेबल एंड कोर्स टेबल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपके सामने इसका एक टेबल नया बनाता हूँ जिसको हमने नाम दिया हुआ है अपना रिलेशनशिप टेबल, ठीक है। अब रिलेशनशिप टेबल में हमने यहाँ पे इस तरह के टेबल इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा अब इसके अंदर क्या चीज होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो एक फॉरेन की है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे आ जाएगा कोर्स आईडी which is also a foreign key for the, क्या कहते हैं, from the course table, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कह दे सकते हैं कि ग्रेड, ठीक है ना। ग्रेड अचीव कह देते हैं उसको, यानी कि उस बच्चे ने जब वो सब्जेक्ट पढ़ा, इनरोल किया, तो उसका क्या ग्रेड बना, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस फर्स्ट स्टूडेंट आयशा तारिक, ठीक है ना। अब आयशा तारिक विद स्टूडेंट आईडी S001, ठीक है। इसने बच्चे ने कौन कौन सी कोर्सेज रखे हुए, इसने C01, C02, C03 सेव किया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास C01, अब चूंकि ये एटॉमिक डाटा होना जरूरी है तो मैं यहाँ पे कोर्स एक ही मेंशन करूंगा, ठीक है। फिर C02
और C03। और इसी तरह इसी बच्चे का इनरोलमेंट चूंकि है तो मैं यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे S001 स्टूडेंट आईडी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेम थिंग गोज फॉर द सेकंड स्टूडेंट हसन रजा। हसन रजा का जो है S002 है, तो मैं यहाँ पे S002। अच्छा, उसके जो कोर्सेज इनरोल्ड हैं दैट्स कैन बी C01 एंड C04, ठीक है। C01 एंड C04, और यहाँ पे भी मैं S002 दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है। नोटिस पर आपने किया, ठीक है। हम कह सकते हैं इसने ए अचीव किया, इसमें उसने बी लिया, फिर ए ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए, फिर इधर भी बी ले लिया, फिर आपने यहाँ पे डी डाल दिया, ठीक है, इस व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह हम हर बच्चे का कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, इस टेबल में मेरे पास दो फॉरेन कीज है। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की ये है, ये आपके पास दोनों मिलके, ठीक है ना, आपके पास दोनों मिलके कंपाउंड की बनेगा। यानी आप नोटिस करें कि S001 एंड C01 इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये दोनों वैल्यूज एज अ कॉम्बिनेशन एक रो के अलावा कहीं नजर नहीं आएंगे। यानी यू विल नॉट सी अनदर रिकॉर्ड इन दिस टेबल विद द सेम कॉम्बिनेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरे पास इस पर्टिकुलर टेबल में कोर्स आईडी इज अ फॉरेन की, स्टूडेंट आईडी इज अ फॉरेन की, लेकिन स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी इज अ प्राइमरी की, ठीक है ना, यानी कि कंपोजिट की। अच्छा, दूसरी चीज ये आपने नोटिस किया कि एक स्टूडेंट आईडी जो है इस टेबल में मेनी टाइम्स ऑकर कर रहा है। सो देयरफॉर स्टूडेंट और स्टूडेंट टेबल जो है, सॉरी, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कोर्स, ये मेरा स्टूडेंट कोर्स है, ठीक है, स्टूडेंट अंडर कोड अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है ना। ये मेरा टेबल स्टूडेंट कोर्स है। नाउ आपने नोटिस किया कि स्टूडेंट टेबल की एक आईडी जो है S001 स्टूडेंट कोर्स में मेनी टाइम्स आ रही है। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स की रिलेशनशिप वन टू मैनी है। अच्छा, इसी तरीके से आपकी कोर्स, एक पर्टिकुलर कोर्स, कोर्स आईडी 00 C01 जो है, C01 भी मेनी टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कोर्स और स्टूडेंट कोर्स का रिलेशनशिप भी वन टू मैनी है। एट द सेम टाइम हम इन दोनों के आपस में जो रिलेशनशिप है, यानी मैं इस टेबल को इस तरह चेंज करूंगा कि स्टूडेंट टेबल के अंदर ये कॉलम खत्म हो जाएगा और कोर्स टेबल के अंदर ये कॉलम खत्म हो जाएगा। विच मीन्स आपने इनडायरेक्टली इन दोनों का हुआ क्या है कि आपने इन दोनों टेबल्स का आपने रिलेशनशिप खत्म कर दिया। these two tables are not directly linked with each other, they are indirectly linked with each other through the inner joint table या relationship table, ठीक है। अब इस तरीके से आपकी एटॉमिक नॉन एटॉमिक डाटा का इशू सॉल्व हो जाता है और आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर जब हमने ये एक सेंट्रल टेबल बनाया। अब देखो कि इन दोनों टेबल्स के बीच में आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपके पास स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स के वन टू मैनी रिलेशनशिप है, कोर्स और स्टूडेंट कोर्स का भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है ना। सो आपके पास ये, अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो लाइन है ना, ये अक्सर औकात मार्किंग स्कीम में नहीं लगी होती, ठीक है ना। आप इसको ना मेंशन करें, फाइन, ठीक है ना। इट्स अज्यूम टू बी वन, ठीक है। लेकिन ये जो मैनी का सिंबल है ये कंफर्म है, ये आपको लाजमन लगाना है, ठीक है ना। सो आपके पास ये मैनी का सिंबल जो है ये एज इट इज लाजमन लगेगा। वेर एज अगर ये वन टू मैनी लगा दोगे ये भी अच्छा, ये नहीं, इट्स फाइन, इट्स नथिंग रॉन्ग। अगर नहीं भी लगाओगे मार्किंग स्कीम जो है ना इसको इग्नोर कर देती है, लेकिन ये मैनी का सिंबल जो है ना ये नहीं इग्नोर करना। अगर जहां पे मैनी बनता है मैनी आप लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम ये इनर जॉइन लिंकिंग या जंक्शन टेबल जो बनाते हैं, ये रिलेशनशिप टेबल बनाते हैं बेसिकली आपके मैनी टू मैनी को रिजॉल्व करने के लिए, एंड दैट्स बेसिकली हाउ इट्स डन। और ये मैंने आपका एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। ओके जी, नाउ मूविंग ऑन, इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स यूज सिंपल नोटेशंस यू कैन मास्टर, इसको क्रॉसवर्ड नोटेशन कहते हैं, क्रॉसवर्ड नोटेशन है क्योंकि इसमें क्रॉस लगा होता है, ठीक है। बॉक्सेस रिप्रेजेंट दी एंटिटीज, ये आपका सब देखो, ये बॉक्सेस हैं, ये आपकी एंटिटीज हैं। लाइंस जो है वो रिलेशनशिप शो करने के लिए होता है, जिसके बीच में लाइन नहीं है उसके बीच में फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। दिस बार मीन्स वन, दिस मीन्स मैनी, और कहीं कहीं आपको लाइन के ऊपर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जीरो भी लगा हो सकता है। अगर वो जीरो लगा दैट मीन्स के वो, यानी कि वो खाली भी हो सकता है, यानी कि ये वन टू मैनी है लेकिन वन जो है ना वो ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि लेट्स जस्ट से इस वक्त जो है मैंने वन टू मैनी का लगाया हुआ है यहाँ पे रिलेशनशिप, विच मीन्स कि एक स्टूडेंट ने एटलीस्ट एक दफा इस टेबल में शो होना है, यानी उसने एटलीस्ट एक तो सब्जेक्ट रखना है ना, दैट इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वन की जगह एक सर्कल लगा देता ना
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सर्कल लगा देता लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे एक इसकी जगह मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा देता ना, नॉट द लाइन जस्ट अ सर्कल, दैट वुड मीन कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट टेबल में तो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि उसका यहाँ पे आईडी जो है ना शो नहीं हो रहा, इस पूरे टेबल में शो नहीं हो रहा, विच मीन उसने कोई सब्जेक्ट रखा ही नहीं, एंड दैट्स फाइन। ठीक है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस आपने डिसाइड करनी, ये रिस्ट्रिक्शन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। सो अगर फॉर एग्जांपल ईआर डायग्राम में यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, देन बेसिकली इनडायरेक्टली you're यहाँ allowing the student to have not enrolled in any subject at all। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं जी मिनिमम वन एटलीस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स कि ही मस्ट हैव enrolled at least one subject। ठीक है ना, दैट इज द मेजर डिफरेंस हियर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, पास पेपर की एग्जांपल देख लेते हैं सामने। ठीक है, अच्छा ये नवंबर 2024 5 सॉरी पेपर वन वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा स्कीमा उसने गिवन है। अच्छा ये स्कीमा जो है इसको ये इसको टेबल डेफिनेशन भी कहते हैं। ये सिर्फ पहली लाइन होती है, टेबल बनाना नहीं है आपने, लेकिन ये टेबल की डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, अच्छा इसमें स्टूडेंट की आईडी है, फॉर वगैरह है, प्लेसमेंट है, ठीक है, कंपनी है, ठीक हो गया ना। वाई इज दिस डेटाबेस इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये पूछा है उसने, क्वेश्चन किया है कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो जी आपने बताना है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में किस तरह, आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। ठीक है ना, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप इसमें आपको रीजन बताएंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों है। आप कहेंगे देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना, आपके पास कोई भी रिपीटिंग ग्रुप का मतलब है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो कि नॉन एटॉमिक है। ठीक है ना, एवरीथिंग इज एटॉमिक हियर। ठीक है, देयर आर नो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ओके, एंड देयर आर नो पार्शियल की डिपेंडेंसीज, नॉन की डिपेंडेंसीज एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या चीज होती है, हमने आगे उसको फर्दर डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसी आ रही है ना किसी टेबल के अंदर, दैट मीन्स इट्स अ ट्रांजिटिव या नॉन की डिपेंडेंसी। अगर वो चीज आ रही है तो इसका मतलब है कि वो आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट पार्ट 3, द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं, why we organize data in relational data into third normal form and what goes wrong when we don't। ठीक है ना, a database isn't normalized। ठीक है, एक सेकंड जी। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है आपके पास कि बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिफाइन डाटा। ठीक है ना, सो बेसिकली आपका डेटाबेस जो है वो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, नॉर्मलाइज नहीं है, तो इट डजंट एक्चुअली जस्ट लुक अनलुक, यानी इट डजंट ओनली लुक अनटाइडी, it is actually a host of a lot of other problems as well। So let's discuss this in detail। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है आपके पास थ्री प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, the three anomalies why normalization exists। An unnormalized database doesn't just waste space, it silently goes wrong in three different ways। ठीक है ना, अभी ध्यान में रखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि आप नॉर्मलाइज डाटा को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, डेटाबेस को नॉर्मलाइज क्यों करते हैं। तो आपका आंसर जो है ना वो इन चीज़ों के गिर्द घूमना चाहिए। ठीक है, नंबर वन, द अपडेट एनॉमली। The same fact can be stored in many rows, update one, forget the others, now data conflicts। ठीक है ना, सो अगेन ये आपके पास जो है वही लैक ऑफ डाटा रिडंडेंसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, लैक ऑफ डाटा इंटेग्रिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो इन इन जनरल जो हमने इनिशियल रिलेशन जो आपके फाइल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस अप्रोच के जो हमने ट्रांजिशंस देखे थे एंड द प्रॉब्लम्स विद योर फाइल बेस्ड अप्रोच हमने देखा था, उन कॉन्सेप्ट्स को आप लिंक करेंगे विद व्हाई नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्ट। यानी आप कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स कि वी एक्चुअली सॉल्व द फाइल बेस्ड अप्रोच प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वन, यस, डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस, और फिर हम उस पर जब अपना नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास इनिशियल प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए थे वो आपके खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, सो नंबर वन प्रॉब्लम तो है कि अपडेशन का आप इशू सॉल्व कर रहे हैं, कि अगर आपके पास एक ही रो के अंदर जो है एक मल्टीपल रोज के अंदर डाटा सेव्ड है, तो अगर आपने एक रो को अपडेट किया है तो मल्टीपल रोज को ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं किया होगा आपने। सो ये अपडेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, और आपकी डाटा की इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ है इंसर्शन एनॉमली।
You can't record a new piece of information without also inventing related data that doesn't exist yet. अब this again points towards the referential integrity. ठीक है, so मैं अगर फॉरेन की फील्ड के अंदर एक वैल्यू एंटर करने की कोशिश करूंगा, तो मैं जब तक प्राइमरी की टेबल में एग्जिस्ट ना करे तो मैं एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज द वे इट शुड बी। लेकिन अगर आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं की होगी तो ये प्रॉब्लम भी आएगा। ठीक है, एंड देन आ जाता है डिलीशन एंड ओनली। Deleting one row accidentally removes any copy of any other important fact। ठीक है ना, so यहाँ पे आपके पास डिलीशन का भी इशू हो सकता है। ठीक है, हम इनको सबको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, नंबर वन, अपडेशन एंड ओनली किस तरह हेल्प करता है। ठीक है, when the same fact appears in multiple rows, every update is a race against forgetfulness। Unnormalized students in courses, अब यहाँ पे देखो आपके पास स्टूडेंट आईडी मल्टीपल टाइम्स शो हो रहा है। ठीक है ना, एक उसने कोर्स अली ने मैथ का रखा है, फिजिक्स का रखा है। ठीक है ना, अच्छा, द प्रॉब्लम इज खान्स, यानी आपका जो खान का जो ट्यूटर है। ठीक है ना, ये जो ट्यूटर खान है, इसका ये नंबर है। ठीक है ना, Khan's phone number appears in three rows. If Khan changes phones, we must update three rows. And any we miss will disagree। यानी मैंने अगर इसको चेंज कर लिया, यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो ये जो स्टूडेंट है उसको इसका पुराना नंबर फोन नंबर नजर आ रहा है। दिस इज प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई दिस अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड करप्शन इज इनएविटेबल। ठीक है, सो दैट्स द वन प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इंसर्शन में आ जाता है। when you can't add a fact without inventing unrelated data to go with it using the same table, suppose a new course chemistry is added to the syllabus, it will show a tutor Shah and a phone this, but no student has enrolled it yet। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, it cannot add row in this table without student id, but you don't have any student yet। The only way to record course and tutor is to invent a fake student which corrupts the data itself। यानी मैंने यहाँ पे चूंकि एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया, देखो मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ इस टेबल के अंदर मैं एक ट्यूटर का डाटा ऐड करना चाहता हूँ, और वो ट्यूटर अगर मैं ऐड करूंगा ना, उसका कोर्स केमिस्ट्री के साथ ऐड करना चाहूंगा, तो जब तक उसका कोई स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो दैट मीन्स कि इवन दो आई हैव अ टीचर, आई हैव अ ट्यूटर दैट टीचर्स केमिस्ट्री, अब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई सब्जेक्ट ले ही नहीं रहा तो इस टेबल में वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, स्टूडेंट एंड कोर्सेज के टेबल में। दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो अब मैं एक हल ये कि मैं यहाँ पे एक नया टीचर है शाह, उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका नंबर भी ये है, लेकिन चूंकि किसी बच्चे ने अभी तक उसको एनरोल नहीं किया हुआ, एंड दैट्स प्राइमरली द ओनली रीजन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस टेबल, तो मुझे यहाँ पे फेक स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एंट्री हो सकती है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये आपके पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज आ जाता है डिलीशन एनोमली। When deleting one fact accidentally deletes another important fact. Suppose that only Umar S003 is taking maths. He leaves school. We delete his row. By deleting S003, we've also deleted the only record that Khan tutors math. And his phone 555 letter 1, Khan is a tutor, has disappeared from the database, even though he still works there. Deleting a student has erased this tutor altogether। ठीक है, ये वही इशू है कि मैं जब एक बच्चा साथ इनरोल नहीं कर सकता, तो मैं उस टीचर का यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर रहा इस टेबल के अंदर। सो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम है, अपडेशन का भी, डिलीशन का भी, इंसर्शन का। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, अब हम अचीव करेंगे आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। असल चीज जो है ना, जो कैम्ब्रिज रिलेटेड एग्जाम प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ से आपकी शुरू होती है। नंबर वन, व्हाट आर द रूल्स फॉर द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये रूल्स को आप अंडरस्टैंड कर लें, बिकॉज इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नंबर वन, देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग ग्रुप्स। ठीक है, एवरी सेल होल्ड्स अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इट गोज विदाउट सेइंग कि देयर मस्ट बी अ प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, सो प्राइमरी की फील्ड होना जरूरी होता है, नो रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हो सकते, कोई एटॉमिक, रिपीटिंग ग्रुप का मतलब है कि डाटा एटॉमिक नहीं रहा। ठीक है ना, द रूल क्या है, ए टेबल इज इन वन नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली वन वैल्यू पर रो, देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ कॉलम्स, ईच रो मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की। दैट्स इट, दैट्स द थ्री एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, अगर आप इसको समराइज करेंगे, वन सेल वन वैल्यू नो लिस्ट इन, यानी कि आपके पास मैंने आपको दिखाया कि मैनी टू मैनी में एक स्टूडेंट कहते हैं एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, तो वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बन रही है, ये नहीं हो सकता। नो कॉमा सेपरेटेड जंक इन अ सिंगल कॉलम, एवरी रो स्टैंड्स अलोन एटॉमिक वैल्यूज के साथ। ठीक है ना, if an exam tip क्या, if a sample table shows a field containing list, for example math physics cs, ठीक है ना, for a student, or has repeating columns subject 1 subject 2 subject 3,
द टेबल इज नॉट इन वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर डाटा एटॉमिक नहीं है, रिपीटिंग कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है नेक्स्ट, इसकी एग्जांपल देखें। ब्रिंगिंग अ टेबल इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपके पास यहाँ पे देखो क्या चीज है, एक अननॉर्मलाइज टेबल के अंदर मेंबर आईडी है, उसके अंदर बुक्स ऑन लोन है। अभी देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नजर आ जाता है हमें कि आपके पास 3 बुक्स शो हो रही हैं, ठीक है। ये बुक्स ऑन लोन में आपकी एटॉमिसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है कि आपने एटॉमिक डाटा जो है वो खत्म कर दिया, और आपने क्या किया है, वन रो, वन फील्ड, वन वैल्यू। और आपने क्या किया कि आपके पास मेंबर आईडी M0001 करके शो कर दिया है, और सेम मेंबर की 3 बुक्स अलग अलग करके शो कर दी हैं, और उसकी ये लोन डेट भी शो हो गई है। और इसी तरह आपके पास ये M002 की 2 बुक्स हैं, तो आपने 2 बुक्स इस तरह शो कर दी, उसकी वो डेट। और इसमें चूंकि एक ही बुक है, तो यहाँ पे अब ये जो चीज़ है ना, आपने 1NF का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और वो कैसे सॉल्व किया कि आपने एटॉमिक डाटा को जो है ना वो अचीव कर लिया, ठीक है ना। अब हर रो के अंदर, हर फील्ड के अंदर एक वैल्यू सेव्ड है, अनलाइक ये जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वैल्यू सेव्ड है। चेंज क्या हुआ है? बुक्स ऑन लोन कॉमन हैज 3 बुक्स ऑन वन सेल, a classic 1NF violation. Each book now occupies its own row. Member's ID is no longer unique on its own. अब प्रॉब्लम, इससे एक नया प्रॉब्लम नजर आता है। मेंबर आईडी जो है ना अब यूनिक नहीं रहा, विच अ न्यू प्राइमरी की मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड विच इज अ कॉम्पोजिट की। वो क्या होगा? मेंबर बुक कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। अब जब मैं मेंबर को बुक बनाऊंगा तो उससे फिर आपके पास जो है ना 1NF अचीव हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपके पास इनिशियली आपने एटॉमिक वैल्यू अचीव कर ली, ठीक है। अब आ जाता है सेकंड थिंग, व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। only matters when your primary key is composite, skip nothing, the 2NF rule depends on it। अब ये बात ध्यान में रखिएगा। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मैं आपको बच्चों को, अपने बच्चों को हमेशा एक बात समझाता हूँ कि आपके पास अगर आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर लिया किसी भी तरीके से, ठीक है ना, इफ यू हैव अचीव्ड द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और उसके रिजल्ट में जो आपकी प्राइमरी की है जो बन रही है, वो सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, ठीक है ना। बाय द वे दिस इज नॉट इंटायरली 1NF। यहाँ पे आपके पास ये रिपीटिंग वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्टली यूनिक, ठीक है ना। इट्स नॉट इंटायरली 1NF येट, ठीक है ना। बट एनीवे, अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 1NF बन जाता है, ठीक है ना, और उसकी जो रिपीटिंग वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या कहते हैं कि, सॉरी, जो फील्ड है वो सिंगल एट्रीब्यूट है, तो अब कैसे है कि वो ऑटोमेटिकली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो जाती है, ठीक है। और अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो आपने इसको ना, आपकी मसला ही कोई नहीं है, यानी आपने 1NF आपने अचीव कर लिया एट प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट है, दैट 1NF टेबल कैन ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म एज वेल, बिकॉज उसकी प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट थी। लेकिन अगर तो वो टू क्या कहते हैं कि फील्ड प्राइमरी की है, यानी कि कंपाउंड की है, तो फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो चेक क्या करेंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। नाउ आपने पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज होती है? A partial dependency is when a non-key attribute depends only one part of the composite primary key and not the whole of it. It cannot happen with a single attribute primary key and only shows after 1NF when a table has a composite key, ठीक है। अब आप देखो कि जब यहाँ पे टेबल आपका बन गया, ठीक है ना, देखो ये अभी भी ये पार्शली जो है ना कंप्लीट नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ आई वर टू कंप्लीटली अचीव द प्राइमरी की, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या हल है कि मेरे पास यहाँ पे एक मुझे मेंबर और बुक का अलग से टेबल बनाना पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो ये प्राइमरी की रिपीट हो रही है, मैं इसका कुछ और चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेंबर आईडी के साथ, हाँ, इसकी मैं प्राइमरी की बनाऊंगा, मेंबर और बुक की मिल के कॉम्पोजिट की बनेगी, ठीक है। अब मेंबर और बुक इज, अभी देखो ये मेंबर और बुक जो है ये आपके पास जो है कॉम्पोजिट की बन सकती है। जब मैंने ये चीज बना ली तो आप कह सकते हैं ये प्राइमरी की है, ठीक है ना। ये आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग मेंबर आईडी या बुक ऑन इट्स ओन एज अ सिंगल प्राइमरी की, बट मेंबर आईडी और बुक को हम कंबाइंड एज अ कंपोजिट की ट्रीट करेंगे, तो फिर आपका यूनिक आइडेंटिफाई होगा। नाउ अभी देखो कि आपके पास जब आगे चलते हैं, इन आर 1NF प्राइमरी की विच इज मेंबर आईडी एंड बुक कंपाउंड की है, सपोज द टेबल ऑल्सो स्टोर्स अ मेंबर नेम। अब मेंबर नेम यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इस टेबल के अंदर मेंबर नेम ऐड कर देते हैं, अब आप खुद ही सोचें कि मेंबर नेम का बुक से कोई ताल्लुक है? नहीं ना। मेंबर का मेंबर आईडी से ताल्लुक है।
सो अगर मैंने मेंबर टेबल ऐड किया और मेंबर नेम ऐड किया इस टेबल के अंदर, लेट्स मॉडिफाई दिस टेबल। लेट्स से कि हमने यहाँ पे अंदर एक इसी को हम चेंज कर लेते हैं। सो गो हियर, लेट्स से कि मैं इसके अंदर एक नया ऐड कर देता हूँ। लेट्स से आई एम गोना इंट्रोड्यूस अ न्यू टेबल ऑल टुगेदर राइट हियर, ठीक है ना। से अब मैंने क्या किया कि मैंने इसी जगह पे एक नई फील्ड ऐड कर दी, and we're gonna call this member table. So we're gonna go for, मैं यहाँ पे टेबल ऐड करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेंबर आईडी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बुक नेम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा मेंबर नेम। अच्छा, अभी मैं इसको मजीद इलेबोरेट करता हूँ, ठीक है ना। ये मेंबर नेम है और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑथर, ठीक है। अच्छा, फिर आगे इसके मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ। लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आ जाएगा, ओके, दिस इज गोना बी लोन डेट, ठीक है, लोन डेट। नाउ, एज डिस्कस बिफोर, मेंबर आईडी एंड बुक नेम आर प्राइमरी कीज, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास M001 बुक मेंबर आईडी है। बुक नेम उसने जो ऑर्डर की हुई है, बुक की हुई है, वो हॉबिट है। मेंबर नेम है अहमद। ऑथर है J.R. टोल्कीन, ठीक है ना, आई थिंक यही स्पेलिंग है। और लोन डेट उसकी 15/01/2025 शो होगी। नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस। एज आई मेंशन बिफोर, दिस इज योर प्राइमरी की, इट्स अ कंपाउंड की, ठीक है ना। ये मेंबर नेम एक नॉन की फील्ड है इस टेबल के अंदर। मेंबर नेम जो है उसका बुक नेम से कोई ताल्लुक है? नो, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना। विच इज, वी इट्स ऑब्वियस कि मेंबर नेम का ताल्लुक मेंबर आईडी से है, ठीक है। सिमिलरली, ऑथर का मेंबर आईडी से कोई लिंक है? नो, ठीक है ना। ऑथर का लिंक सिर्फ बुक नेम के साथ है, विच मीन्स दिस इज व्हाट वी कॉल पार्शियल डिपेंडेंसीज। दिस इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों है? बिकॉज एक नॉन की फील्ड आपकी प्राइमरी की सॉरी, अपनी कंपाउंड की सिर्फ एक फील्ड पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे भी नॉन की फील्ड जो है आपकी कंपाउंड की सिर्फ एक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। दिस इज नोन एज अ पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ऑफ कोर्स आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। बाय द वे, नॉर्मलाइजेशन में आपको एवरी टाइम न्यू टेबल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वी क्रिएट अ न्यू टेबल हियर, ठीक है। अब न्यू टेबल के अंदर मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा मेंबर नेम, इसको कह देते हैं मेंबर नेम। इधर आ जाएगा आपके पास अहमद, ठीक है, ये मैं डाल दूंगा अहमद। उसकी मेंबर का हम से फॉर एग्जांपल फोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है नंबर आ गया। और उसकी हम एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है ना। एड्रेस उसका आ जाता है फॉर एग्जांपल 123 लाहौर फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड दैट्स इट। यहाँ हम इसको जॉइन डेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जॉइन डेट कहते हैं। तो उसने आपकी लाइब्रेरी का पार्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेट ऐड कर सकते हैं। सो अब ये देखो, आपके पास यहाँ पे जो मेंबर आईडी है, दैट विल बिकम द प्राइमरी की, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगा और यहाँ पे वो एज अ फॉरेन की यूज होगा, ठीक है। आपकी इस टेबल की प्राइमरी की अभी तक कंपाउंड की ही है, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया कि इस टेबल को मैं यहाँ से, आई आई डोंट नीड दिस कॉलम हियर, ठीक है, मैं ये कॉलम रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे एक और टेबल बनाना पड़ेगा, उसका मैं यहाँ पे बुक का टेबल बना दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे बुक नेम विल रिमेन एज प्राइमरी की। ऑथर जो है वो उसका क्या कहते हैं कि आ जाएगा एक डिपेंडेंट फील्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको पब्लिशर कह देते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिशर यहाँ पे डाल देते हैं पब्लिशर। और यहाँ पे उसका पब्लिशर जो है XYZ पब्लिशर, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपका बुक नेम जो है, यानी फॉर एग्जांपल हॉबिट लिखा हुआ है, तो ये बुक नेम यहाँ पे प्राइमरी की बन गई और इधर जाके आपका जो बुक नेम है एज अ फॉरेन की हो जाएगा, ठीक है। और यू विल रिमूव दिस फील्ड एज वेल,
ठीक है, यहाँ पे आपके पास आपने फील्ड रिमूव कर दी। तो इस तरीके से आपके पास अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड की है, लोन डेट इज फुली डिपेंडेंट ऑन दीज टू फील्ड्स। ठीक है ना। अब फुली डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि मैं जब ये मेंबर आईडी ये वाला M001 एंड हॉबिट एंटर करूंगा दोनों मिला के, तो मेरे पास एक ही डेट आएगी, बिकॉज इस बंदे ने ये बुक इस डेट पे लोन की थी। ठीक है ना। ये आपके पास एक आ गया है, एक फुल डिपेंडेंसी। ठीक है ना, यानी कि ये लोन डेट मुझे इस पर्टिकुलर डेट को अचीव करने के लिए, वरना अगर मैं खाली मेंबर आईडी यूज करूंगा तो उस बंदे ने तो मल्टीपल बुक्स की होंगी, तो उसकी डिफरेंट लोन डेट्स आएंगी। इसी तरह अगर मैं खाली बुक नेम पे करूंगा तो एक बुक को मल्टीपल लोगों ने बुक किया होगा तो उनकी डिफरेंट लोन डेट्स आएंगी। लेकिन एक पर्टिकुलर लोन डेट के लिए मुझे दोनों वैल्यूज चाहिए होंगी। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि लोन डेट फुली डिपेंडेंट है आपकी कंपाउंड की पे। वेर एज यहाँ पे जो आपके पास चूंकि कंपाउंड की है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑल डिपेंडेंट फील्ड्स है। तो अब जाके हमने चूंकि पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कर दी है, पार्शियल डिपेंडेंसी सॉरी पार्शियल डिपेंडेंसी चूंकि हमने खत्म कर दी है, तो यू कैन से कि दिस इज नाउ इन कंप्लीटली सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ओके जी, सो मूविंग ऑन, दैट इज योर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, आई होप सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज क्लियर। ठीक है, अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के जल्दी से क्विकली रिकैप कर लेते हैं क्या रूल्स होते हैं। इट मस्ट बी इन वन एन एफ, ये बात बाय द वे ध्यान में रखिएगा कि ऑल नॉर्मल फॉर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन। सो अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म अगर वन एन एफ नहीं है तो टू एन एफ भी नहीं हो सकता वो। ठीक है, और थ्री एन एफ भी नहीं हो सकता। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि इज दिस इन थ्री एन एफ, और अगर आप कहेंगे नो इट्स नॉट इन थ्री एन एफ, इट इज पॉसिबल कि आपका थ्री एन एफ ना होने का रीजन ये भी हो सकता है कि वन एन एफ ही नहीं है या टू एन एफ ही नहीं है। तो आपके पास ये all stages of normalization are dependent on the previous one. ठीक है, the rule is that a table is in 2NF if it is already in 1NF and no non-key attribute depends on, and every non-key attribute fully depends on the primary key. ठीक है ना, not just part of it. If the primary key is a single attribute then 2NF is automatic, यानी 1NF आपने कर लिया, primary key single attribute है तो automatically 2NF में भी होता है। ठीक है, अच्छा, 2NF only matters for tables with composite primary keys. A table with a single attribute primary key that's already in 1NF is automatically in 2NF. ये मैं बात emphasize कर चुका, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास, ये मैंने देखो यहाँ पे उसको फर्दर एग्जांपल किया हुआ है आपके पास। ये देखो मेंबर का टेबल अलग है, बुक का टेबल अलग है। ठीक है ना, और इस तरीके से आपके पास जो है ना ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड नंबर फॉर्म। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बीन पब्लिशिंग डेट, आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक, मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद। ठीक है, एनीवे, अब थ्री एन एफ के पीछे हमने चेक करना है। ठीक है, बिफोर थ्री एन एफ, व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? When a non-key attribute depends on another non-key attribute, not directly on the primary key. So आपके पास दो non-key attributes हैं, वो आपस में डिपेंड, एक non-key attribute दूसरे पे डिपेंड कर, जैसे कि आपका सिटी और कंट्री जो दोनों non-key attributes हैं। So country is dependent on city. So this is called a transitive dependency. ठीक है, या इसको non-key to non-key dependency भी कहते हैं। In formal terms, अगर A is dependent on B is dependent on C, A is the primary key, but C is also dependent on B, which is a non-key attribute. C is transitive dependent on A through B. इसको transitive dependency कहते हैं। So अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसका मतलब है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, आप इस कॉम्प्लिकेशन में अगर आपको नहीं भी याद रहे ना, आप सिंपली ये देखें कि क्या कोई नॉन की तो नॉन की डिपेंडेंसी है, और इसकी एग्जांपल आपकी सिटी और कंट्री की आनी चाहिए। अगर आपके पास एक कंट्री के अगेंस्ट, अगर आपके पास सिटी हो तो कंट्री ऑटोमेटिकली आप गेस कर सकते हैं। तो मैं कहूँ लाहौर तो पाकिस्तान। ठीक है ना, सो आपके पास सिटी जो है वो प्राइमरी की है, और कंट्री जो है वो उस पर नॉन की डिपेंडेंसी, यानी कि एक सिटी नॉन की, कंट्री ऑल्सो नॉन की, कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की विच इज सिटी, विच मीन्स कि आपके पास इसको नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसी कहते हैं। अगर नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसी नजर आ रही दैट मीन्स इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, in plain English, if knowing one key field lets you work on another non-key field, a one non-key field lets you work out another non-key field. For example, अगर मेरे पास city हो तो मैं country भी figure out कर सकता हूँ. You have a transitive dependency. Knowing the tutor ID tells you to tutor phone, even though tutor ID isn't a primary key, then it is a transitive dependency. ठीक है, अच्छा, अभी देखो आपके पास in 2NF there are no transitive dependencies, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म अगर है, हाँ सॉरी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की शर्त क्या है? इट इज 2NF and there are no transitive dependencies. ठीक है, अच्छा, a table is in third normal form, it is already in 2NF and no non-key attribute depends on another non-key attribute. Every non-key attribute must depend only on the primary key, that is in third normal form. ठीक है,
अच्छा, इन सिंगल ब्रेथ में अगर आप इसको बोलें, द की, द होल की, नथिंग बट द की, सो हेल्प मी गॉड, ठीक है ना। इट्स जस्ट ह्यूमर, ठीक है। एनीवे, नाउ एग्जाम टिप इसका कैसे होना चाहिए? अगर थर्ड नंबर फ्रॉम क्वेश्चन ऑलवेज मैप टू थ्री लाइन आंसर, वन एंड एफ होना चाहिए, नो रिपीटिंग ग्रुप, टू नो पार्शियल डिपेंडेंसी, इन थर्ड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, लर्न दोज 9 वर्ड्स एज इट इज। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर ट्यूटर आईडी जो है, एक, ठीक है, आई एग्री इट्स अ फॉरेन की, ठीक है ना। लेकिन इस टेबल का स्टूडेंट टेबल का यहाँ पे ये प्राइमरी की नहीं है, विच मीन्स ट्यूटर फोन एक नॉन की एट्रीब्यूट, इस ट्यूटर आईडी ऑल्सो नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड करता है, विच मीन्स दिस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दो सेपरेट टेबल्स में बना देंगे, ठीक है। आपके पास ट्यूटर आईडी, ट्यूटर्स का टेबल सेपरेट होगा, ठीक है ना। वहां पे आपके पास, अब इसमें और चीजें भी ऐड हो सकती है, ट्यूटर नेम भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन आपने इस टेबल को इस तरह चेंज कर दिया कि इसमें सिर्फ रिमेनिंग रह जाएगा स्टूडेंट आईडी, नेम एंड ट्यूटर आईडी, और ट्यूटर आईडी इज अ सेपरेट प्राइमरी की फील्ड ऑन द ट्यूटर टेबल, जहां पे आपके पास जो नॉन की डिपेंडेंसी फील्ड, जो नॉन की फील्ड इस पे डिपेंड कर रही थी, वो आपने यहाँ पे अलग कर दी, ठीक है ना। इन विच केस आपका जो ट्यूटर आईडी एज अ प्राइमरी की, वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की रह जाएगा, और आपके पास कोई नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। दिस इज योर थर्ड नंबर फॉर्म, ठीक है। अभी आपके पास पास पेपर का क्वेश्चन है, ये आइसक्रीम वाला डेटाबेस है, इसको जरा एक दफा देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी, अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 1 वेरिएंट 1 3 क्वेश्चन 4, लेट्स सी व्हाट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लुक्स लाइक इन ऑन रियल डाटा, ठीक है। तीन टेबल्स हैं, बैच आईडी, टाइप, कस्टमर, साइज, सेलिंग प्राइस, एंड डेट। कस्टमर है, कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, और सेल के अंदर सेल आईडी, बैच आईडी, कस्टमर आईडी, क्वांटिटी एंड डेट, ठीक है ना। अब आपके पास एक सैंपल डाटा भी है यहाँ पे गिवन, फॉर एग्जांपल आपके पास ये बैच आईडी है, टाइप वगैरह वगैरह सारा मेंशन है, ठीक है। नाउ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कौन सी इसके अंदर? साइज एंड सेलिंग प्राइस डिपेंड ऑन टाइप एंड फ्लेवर विच आर नॉट ऑन बैच आईडी अलोन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे साइज एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, साइज एंड सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी टाइप एंड फ्लेवर पे डिपेंड करता है। ये दोनों चूंकि यहाँ पे नॉन की फील्ड्स हैं, तो इसका मतलब है साइज एंड सेलिंग प्राइस जो है नॉन की फील्ड, टाइप एंड फ्लेवर अनदर नॉन की फील्ड पे डिपेंड करता है, विच मीन्स कि आपके पास ये नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसी आ गई। अच्छा, batch ID is the primary key of batch. Every non-key attribute must depend only on batch ID. Type and flavor do, ठीक है ना, end date does, but size and selling price depend on type and flavor. Knowing these two lets you predict them, ठीक है ना। अभी देखो आपके पास अगर साइज, टाइप और फ्लेवर आ जाए तो आपका साइज बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंडेंसी क्या है? टाइप एंड फ्लेवर से आपका साइज और सेलिंग प्राइस बन जाता है। टाइप एंड फ्लेवर आर नॉन की एट्रीब्यूट्स, साइज एंड सेलिंग प्राइस डिपेंड ऑन देम ट्रांजिटिवली, दिस वायलेट्स द 3NF। नो नॉन की एट्रीब्यूट में डिपेंड ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। सोल्यूशन क्या है इसका? अब इसका सोल्यूशन ये, एक्सट्रैक्ट आइसक्रीम आइडेंटिटी इन इट्स ओन टेबल, बैच रिफर्स टू इट्स, इट रेफरेंसेस टू इट्स फॉरेन की। फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यू टेबल बन जाता है आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर आइसक्रीम आईडी, टाइप, फ्लेवर, साइज, सेलिंग प्राइस आ जाता है, और उसके बाद आप रिवाइज टेबल जो बैच है उसके अंदर आपके पास बैच आईडी, आइसक्रीम आईडी और एंड डेट, ये आपके पास। अब ये आइसक्रीम आईडी जो है यहाँ पे इसके साथ लिंक हो जाता है, और आपके पास टाइप और फ्लेवर जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप उसको बैच प्राइस, ठीक है ना। अब चेंज क्या हुआ है? ईच यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप, फ्लेवर, साइज, सेलिंग प्राइस इज नाउ ए रो इन आइसक्रीम एंड its own ice cream ID. Batch shrinks to a batch ID. Ice cream ID foreign key and date, size and selling price is stored once पर आइसक्रीम वेरिएंट नेवर रिपीटेड पर बैच, ठीक है। तो ये आपके पास सारे इसके लिंक बन जाते हैं। नाउ आगे आ जाता है थ्री नॉर्मल फॉर्म्स, इसको, अच्छा, जस्ट वन चीज क्लैरिफाई कर दूं इस क्वेश्चन के बारे में। अभी देखेंगे कि इस टेबल के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल टेबल के अंदर, ये अगर आप इस टाइप को देखो ना, प्लेन और वनीला, इसमें साइज वन, सेलिंग प्राइस ये, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से ये वैल्यू रिपीट हो रही है गालबन इधर, प्लेन और वनीला, साइज भी वही है, सेलिंग प्राइस भी वही है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपका साइज और सेलिंग प्राइस का बैच आईडी से ताल्लुक नहीं है, यानी मैं अगर एक बैच आईडी एंटर करूँ ना, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये दोनों, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज वो बैच आईडी से लिंक नहीं है, बिकॉज
दिस थिंग 1 and 2.2 इज नॉट लिंक टू द बैच आईडी। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं एक बैच आईडी से, यानी ये वैल्यू सिर्फ इसी बैच आईडी के साथ आ रही है और किसी के साथ, ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन आपका ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ साइज एंड सेलिंग प्राइस इन दोनों के साथ लिंक्ड है, नॉट बैच आईडी बट इन दोनों के साथ। यानी आप देखो कि इस रो और ये लास्ट रो में कॉमन क्या चीज है, आपके पास प्लेन यानी कि टाइप, फ्लेवर, साइज और सेलिंग प्राइस, ये दैट्स कॉमन। व्हाट difference is the batch ID. So what that shows is that this thing, size and selling price, is not actually dependent on the batch ID. It is actually determined by the type and flavor. ठीक है? So you can say here कि आपके पास दो नॉन की वैल्यूज हैं जो बेसिकली दो मजीद नॉन की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, नॉट प्राइमरी की बट नॉन की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, विच इज अ क्लासिक वायलेशन ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब विच मीन्स अगर मेरे पास इस कॉम्बिनेशन से ये डिडक्ट हो सकता है, दैट मीन्स इस कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू भी निकलेगी, इस कॉम्बिनेशन से ये वैल्यू भी निकलेगी। यानी कि हमें इन दोनों यानी प्लेन और चॉकलेट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इस टेबल में एक दफ़ा ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्लेन और वेनिला के साथ सेम प्राइस शो हो रही है, दैट मीन्स कि अगर प्लेन और चॉकलेट दोबारा ऑकर होता तो उसकी भी यही प्राइस शो होती, साइज भी शो होता, प्राइस भी शो होती। ठीक है? सो दैट मीन्स कि आपके पास ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो हो रही है। ठीक है? अब इसका प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने एक नया टेबल इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम आइसक्रीम रख दिया। ठीक है ना? उसके अंदर हमने एक आइसक्रीम आईडी प्राइमरी की इंट्रोड्यूस कर दी है, बाकी टाइप, फ्लेवर, साइज और सेलिंग प्राइस हमने जो सारी रिलेटेड फील्ड्स थी हमने इस आईडी, आइसक्रीम आईडी के साथ लिंक कर दिया। ठीक है? अच्छा, हमारा जो ओरिजिनल बैच टेबल था, दिस वाज बैच टेबल, उसमें से हमने टाइप, फ्लेवर, साइज और सेलिंग प्राइस सब निकाल दिया है। ठीक है? बिकॉज दे वर नॉट एक्चुअली लिंक्ड टू द बैच आईडी, दे वर ट्रांजिटिव, दे वर नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसीज ऑन देयर ओन। ठीक है ना? तो हमने क्या किया कि हमने उसका सेपरेट टेबल बनाया और उसको एक प्राइमरी की इंट्रोड्यूस कर दी और तमाम नॉन की फील्ड्स जो है हमने इस टेबल के साथ, इस प्राइमरी की के साथ लिंक कर दी। हैविंग डन दैट, हमारा जो ओरिजिनल टेबल था बैच आईडी, उसमें हमने ये सारी फील्ड्स रिमूव करके वहां पे सिर्फ आइसक्रीम आईडी एज अ फॉरेन की इंट्रोड्यूस कर दिए, विच मीन्स जब मैं एक पर्टिकुलर आइसक्रीम आईडी एंटर करूंगा तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ से फैच हो जाएंगी। ठीक है? एंड इन दैट वे यू हैव बेसिकली रिमूव्ड द नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसीज हियर। ठीक है ना? अब आपके पास यहाँ पे जितनी भी नॉन कीज हैं वो इस प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जितनी भी नॉन कीज हैं वो इस बैच आईडी पे डिपेंडेंट है, और आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो जाती है। आई होप दैट्स क्लियर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये कि इसमें किसी हद तक जो है ना कंफ्यूजन आ जाती है कि व्हाट टू लुक फॉर। ठीक है ना? आप बस बड़ी एक साइलेंट यानी कि चीज़ नजर आ रही है कि आपके पास ये देखो कि ये जो चीज़ रो है और ये वाला रो है, दिस इज योर बिगेस्ट हिंट। ठीक है? और उसमें आपको नजर आ रहा है कि एक रिपीटिंग पैटर्न है कि इन दोनों की साइज और सेलिंग प्राइस इस फ्लेवर और टाइप पे डिपेंडेंट है, विच मीन्स के यू कैन सी अ रिलेशनशिप हियर। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। Okay, now let's just quickly recap on the three normal forms before we move on. ठीक है? Number one, 1 and F अचीव कर लिया आपने, इसका मतलब ये कि there are no repeating groups। ठीक है? यानी कोई कॉलम का जो नेम है ना वो रिपीट नहीं हो सकती। यानी कि रिपीटिंग ग्रुप्स को आप इस तरह समराइज कर सकते हैं कि आपके पास तीन कॉलम्स हैं, तीनों जो है ना सेम चीज होल्ड कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हैं। सो दैट्स रिपीटिंग ग्रुप। ठीक है? अच्छा, every single cell holds an atomic value, that's a second requirement. There is no list, no repeating columns है। no repeating column का मतलब है कि ये no repeating groups। ठीक है ना? सो आपके पास प्राइमरी की एक होनी चाहिए, यस, देयर इज नो, क्या कहते हैं कि एटॉमिक, नॉन एटॉमिक रोज, यानी कि हर रो की हर फील्ड के अंदर एक वैल्यू होना चाहिए और कोई भी रिपीटिंग कॉलम नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो ये आपके पास फर्स्ट नंबर फॉर्म है। सेकंड नंबर फॉर्म, अगर आपके 1NF है और प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट है तो समझेंगे वो ऑटोमेटिकली 2NF है। लेकिन अगर 1NF है लेकिन प्राइमरी की कंपाउंड की है तो फिर आपको 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेंगी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट्स आपकी कंपाउंड की के किसी एक एस्पेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं लेकिन पूरी पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसा पार्शियल डिपेंडेंसीज। सो अगर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट इन 2NF। फिर आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म है कि आपके पास 2NF है, यस, एंड देयर इज नो नॉन की टू नॉन की डिपेंडेंसी। सो अगर ये सारी चीजें अचीव करें तो आपके पास थर्ड नंबर। अच्छा, बाय द वे, थर्ड नंबर फॉर्म में एक और भी कंडीशन होती है, उसका लिंक होता है मैनी टू मैनी के साथ। सो अगर आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है
लेकिन अच्छा बाय द वे मैनी टू मैनी जो है ना खाली जो है वो आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैनी टू मैनी जो है गोज बैक ऑल टू विद वन एंड एफ। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाया था, लेट्स गो बैक हियर। ये आपके पास देखें टेबल राइट हियर मैनी टू मैनी वाला, ये है मैनी टू मैनी। ठीक है, अब ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है ना ये आपका वन एंड एफ ही नहीं अचीव हो रहा, तो ज़ाहिर है थ्री एंड एफ पे नहीं होगा। तो टेक्निकली आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यू कैन से कि इट्स नॉट नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, सो ये आपके पास आ जाता है। अब हाँ, ये एक और एग्जांपल है बाय द वे। लेट्स लुक एट दिस वन, पास पेपर कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड नंबर फॉर्म के बारे में। हमने इसको 9618 वेरिएंट 11 अक्टूबर नवंबर 2022 क्वेश्चन 4B 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां से हमने उठाया। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटाबेस दैट इज इन थर्ड नंबर फॉर्म 3NF। ठीक है, 3 मार्क्स का। अब मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन में वो क्या, अब ये नहीं, मार्किंग स्कीम क्या कहती है, हाउ डू आई नो, इन एक टेबल में क्या लिखा हुआ है कि थर्ड नंबर फॉर्म है, तो बताएं क्या कैरेक्टरिस्टिक आप बताएंगे, डाटा इज एटॉमिक। ठीक है, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द होल प्राइमरी की, 2NF है। ठीक है, एंड नो नॉन की डिपेंड एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द नॉन की, तो ये 3NF। तो आपने तीनों चीजें बतानी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जब हमने ये बैच बना लिया, ठीक है, ये तो नॉर्मलाइजेशन हो गई, ये सारा वो क्वेश्चन है, आइसक्रीम वाला वाला सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू दिस, मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। ठीक है ना, अच्छा मूविंग ऑन। अब हम जरा डिस्कस करते हैं पार्ट 4, विच आई थिंक इज द लास्ट पार्ट, नहीं और भी है। ठीक है, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस द DBMS। ठीक है, अच्छा बात, बाय द वे व्हेन यू गोइंग थ्रू दिस वीडियो, एट एनी पॉइंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम। ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट आई एम विलिंग टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। ठीक है, यू नो हाउ टू गेट इन टच विद मी। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा। अब आ जाता है DBMS पार्ट 4 में, व्हाट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली डज एंड इजी मार्क्स इट अर्न्स यू। ठीक है ना, आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें बड़े फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन हैंड्स आउट 2 मार्क डेफिनेशंस, वो आपने छोड़ने नहीं है। ठीक है, नंबर 1, the 5 features a DBMS provides. ठीक है ना, 5 features to know each address, one file based limitations we saw earlier. Number 1, पहले आपके पास क्या प्रोवाइड करे, डाटा मैनेजमेंट, maintains the structure and content of database including a data dictionary, data modeling, tools to design tables, attributes and relationships, usually including an designer, logical schema, a platform independent conceptual design of the database, the model before it touches the hardware, and data integrity enforces rules, validation, reflection, integrity automatically, centrally without relying on applications. और फिर आखिर में आता है data security, बैकअप प्रोसीजर, एक्सेस राइट्स फॉर यूजर्स, ग्रुप्स, इंक्रिप्शन, वट। ठीक है, ये सारी आपको डेटाबेस फीचर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, डाटा डिक्शनरी क्या चीज होती है, it is data about the data. The database management system's own internal catalog. ठीक है ना? The data dictionary is metadata, information describing the data stored in the database itself. For every part, every table, it records what the fields are called, the data types, which is the primary key, which fields are indexed, what validation applies, and which relationship exists. ठीक है ना? Marking scheme friendly definition क्या चीज होगी? Data about data in the database, which is metadata, identifies the characteristics of data that will be stored, field names, data table names, data types, validation rules, primary foreign key relationships, whatever, ये सारी चीजों को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉजिकल स्कीमा क्या चीज होता है, द कंसेप्चुअल ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस बिफोर एनी स्पेसिफिक DBMS is chosen. A logical schema is the design of the database expressed independently of any particular database system. It specifies the entities, their attributes and relationships and constraints, but not how they are physically stored. ठीक है, ये सिर्फ एक लॉजिकल लेआउट है, हाउ द डाटा स्टोर्ड ये डिसाइड होता है by the people who are basically commissioning the database. यानी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपनी बिजनेस के लिए एक डेटाबेस बनाना है, तो ये लॉजिकल स्कीमा जो है ना ये बेसिकली उनकी मर्जी से बनता है, हालांकि वो एग्जैक्टली दे आर नॉट कॉलिंग इट द लॉजिकल स्कीमा व्हेन दे आर डिस्कसिंग इट, लेकिन आपका एक पर्सन है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुनने के बाद एक सॉर्ट ऑफ एक कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द टेबल बनाता है। ठीक है ना, अब वो जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो जाहिर है उसने अपनी मर्जी से तो नहीं बना रहा, उसने अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट से बनाना है। लेकिन ये बिफोर एक्चुअल राइटिंग ऑन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो आपके पास क्या कहते हैं कि जो एक ER डायग्राम्स यूज करके एक सॉर्ट रिलेशनशिप शो करता है,
ये आपके पास जो है लॉजिकल स्कीमा कहलाता है, और ये आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई करता है, ठीक है। इसकी मार्किंग स्कीम का पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म डिपेंड डेटाबेस इंडिपेंडेंट ओवरव्यू यूज टू डिजाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स आपकी ईआर डायग्राम्स आ जाती है, एंटिटी व्यूज आ जाती है, ठीक है ना। सो ये आपके पास लॉजिकल पार्ट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है डाटा इंटेग्रिटी और डाटा सिक्योरिटी, आपको प्रोवाइड करता है। टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जामिनर्स लाइक टू सी देम एज सी देम केप्ट सेपरेट, ठीक है ना। डाटा इंटेग्रिटी क्या होता है? डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है ना। DBMS enforces validation, type, range format, integrity is applied automatically. Transaction control, all or nothing updates, यानी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कोई यूजर डाटा चेंज कर सकता है तो उसकी परमिशन डिफाइन हुई हुई होगी, क्या चेंज कर सकता है, क्या देख सकता है। ये सारी डाटा इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शन यही होता है ना, डाटा देख क्या सकता है, चेंज क्या कर सकता है, these are transactions, ठीक है। फिर आता है डाटा सिक्योरिटी। Data is protected from unauthorized access and loss, ठीक है ना। एक्सेस राइट्स पर यूजर, यानी आपके पास रीड राइट, यानी कि कौन डाटा देख सकता है उसे, यानी रीड कर सकता है, कौन डाटा राइट भी कर सकता है। और फिर एडमिन यूजर कौन होता है, उसको सुपर यूजर कहते हैं, तमाम कंट्रोल होता है उसके ऊपर। फिर डाटा सिक्योरिटी में आपके पास रेगुलर बैकअप्स भी कैरी आउट हो रहे होते हैं। फिर अगर आपके पास इंक्रिप्शन भी हो सकती है, जिसमें आप डाटा को सेव करने के लिए, यानी कि आपने भेजना है कहीं डाटा तो आप उसको इंक्रिप्ट करके भेजें, स्टोर भी करना है तो उसको इंक्रिप्ट करके भेज सेव करें ताकि अनऑथराइज यूजर्स उसको एक्सेस ना कर सकें, ठीक है ना। फिर आ जाता है डेवलपमेंट इंटरफेस एंड क्वेरी प्रोसेसर। डेवलपर इंटरफेस क्या है? क्रिएट, मॉडिफाइड, डिलीट टेबल्स, यानी आप टेबल डेटाबेस स्ट्रक्चर में आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। सेटअप एंड मॉडिफाई रिलेशनशिप्स, डिजाइन फॉर्म्स फॉर डाटा एंट्री, ऐड कंट्रोल्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज एंड बटन्स इन फॉर्म्स, ठीक है ना। डिजाइन रिपोर्ट्स फॉर ऑर्गेनाइज आउटपुट, ऐड मेन्यूज टू नेविगेट डेटाबेस एक्शन। और क्वेरी प्रोसेसर क्या हो जाता है? इंस्पेक्ट्स द डेटाबेस कंटेंट्स एंड मेटा डाटा, क्रिएट्स एंड रन्स क्वेरीज। DDL और DML अभी हम आगे डिस्कस करते हैं क्या है। Contain returns results sets to the user or application, can optimize queries for efficient execution, validates SQL syntax before execution. Basically query processor जो है ना, that is what the back end sort of आप कह सकते हैं कि जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर या ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, तो क्वेरी प्रोसेसर जो है ना वो आपकी जो आपने क्वेरी एंटर की है, जो आप एसक्यूएल में लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो क्वेरी प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड करके वो पर्टिकुलर कमांड को इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है ना। सो दैट इज योर क्वेरी प्रोसेसर। अच्छा जी, अब आ जाता है पार्ट 5 विच इज टॉकिंग अबाउट द डिफाइनिंग ऑफ द डेटाबेस, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली आपने DDL और DML पे कवर करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। DDL पहले देखते हैं। DDL इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, द SQL यू यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड की द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर फर्स्ट, डाटा सेकंड, यू बिल्ड द फ्रेम बिफोर यू फिल द रूम्स। तो आपने पहला काम क्या करना है? आपने अपना डेटाबेस डिजाइन करना है पहले, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। फर्स्ट आपके पास DDL की जो कमांड है वो क्रिएट डेटाबेस की होती है। द फर्स्ट स्टेटमेंट यू राइट क्रिएट्स एन एम्प्टी डेटाबेस टू वर्क इन, ठीक है ना। सिंटैक्स इज एज शॉर्ट एज इट गेट्स, सिंपली आप क्या लिखोगे? क्रिएट डेटाबेस शॉप, दैट्स इट, ठीक है ना। A single statement creates a new empty database called shop, and then you switch to it, start creating tables. Cambridge always awards this mark for exact keyword that create database followed by the name and a semicolon. Semicolon must है. All commands end with a semicolon. ये semicolon जो है ना, आप बेशक जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में लिखें, अगर आपकी कमांड जो मल्टीपल लाइन्स में भी चलिए दैट्स फाइन, लेकिन सेमी कॉलन इज द टर्मिनेटर ऑफ दैट कमांड, ठीक है। सो आप सेमी कॉलन अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी वो कमांड इनकम्प्लीट कहलाती है, तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अच्छा, डेटाबेस टाइप्स यू विल यूज इन क्रिएट टेबल। अब आपके जो जो डाटा टाइप्स, सॉरी, डाटा टाइप्स यू विल बी यूजिंग इन क्रिएट टेबल। कैम्ब्रिज लिस्ट दीज एक्सप्लिसिटली इन द सिलेबस, लर्न देयर नेम्स। नंबर 1, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? सिंगल कैरेक्टर, यानी कि आपके पास अगर आपने यूज करना है तो कैरेक्टर ही उसको कहेंगे डिक्लेरेशन के टाइम पे। वारचार एन, एन का मतलब है कि कितनी उसकी लेंथ होगी। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स अप टू एन। फॉर एग्जांपल वारचार 20, इसका मतलब है कि आपने अगर कोई ऐसा टेक्स्ट सेव करना है जो कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का होगा, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन है, जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम है, ठीक है, ये सारे वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं। तो आपने 20 स्पेसिफाई करने का मतलब है कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा करना होगा, ठीक है ना। सो आप अप टू 20 कैरेक्टर्स का आप एक फील्ड रिजर्व कर सकते हैं। अभी 20 इज एन एग्जाम्पल, आप कुछ और भी रख सकते हैं। ये आपने टेबल के हिसाब से डिटरमाइन करना है। यूजली कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चन आता है तो आपको एक सैम्पल टेबल गिवन होता है, सैम्पल टेबल के हिसाब से आपने डिटरमाइन करना है
कि इसकी जो है ना वो लेंथ कितनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इंटीजर। होल नंबर होगा, जब भी आपको नजर आए कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है और होल नंबर यूज कर रहा है तो आप उसको इंटीजर कहेंगे। रियल में डेसिमल पार्ट होता है, बूलियन में ट्रू फॉल्स होता है, डेट में आपके पास डेट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, टाइम ऑफ द ये आ जाएगा, ठीक है। डेट और टाइम आप डिक्लेयर करते हुए नहीं, आप अपना स्टेटमेंट लिखते हुए आप यही कीवर्ड यूज करेंगे। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। क्रिएट टेबल, सिंटैक्स एंड वर्ड एग्जांपल, एट्रीब्यूट डिक्लेरेशन, प्राइमरी की बनाना, फॉरेन की बनाना, ये सारी चीजें आपने करना है एक स्टेटमेंट के अंदर। अब ये देखो आपके पास यहां से लेके यहां तक, दिस इज वन कमांड। एज यू कैन सी हियर सेमीकोलन एक लगा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम, अब इसको जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम क्रिएटिंग अ टेबल कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। सो सिंटैक्स ये करता है कि आपने जो टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल से आपको पता, एसक्यूएल को पता चल जाएगा, अच्छा जी आप टेबल बनाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो आप लिखोगे दैट इज द टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे जो आपने इवेंचुअली यहाँ पे क्लोज करनी है, लेकिन विद इन द क्वेरी आप क्या लिख रहे हैं, दिस इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट फील्ड, ठीक है। आप नोटिस करेंगे हमने यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं कि अपना फील्ड नेम्स है, इसको आपने सिंगल नेम, सिंगल यानी विदाउट स्पेसेस लिखना है, ठीक है। सो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी इज गोना बी वारचर, ठीक है। अब अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने इसको वारचर कह दिया, ठीक है। और उसकी मैक्सिमम लेंथ 6 होएगी। नॉट नल का मतलब ये कि ये वैल्यू, ये जगह खाली नहीं रह सकती, ठीक है ना। आई हैव टू, ये कह सकते हैं ये प्रेजेंस चेक लगा हुआ है, सो दिस फील्ड है कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इस तरह कस्टमर आईडी, उसके अंदर भी आपके पास वारचार है, ठीक है ना, उसकी भी लेंथ 6 है। दिस कैन नॉट ऑल्सो बी लेफ्ट एम्प्टी, ठीक है ना। ऑर्डर डेट की डेटा टाइप हमने डेट रखी हुई है। टोटल कॉस्ट की हमने टाइप रियल रखी हुई है। कंप्लीट जो है हमने यस या नो बूलियन टाइप रखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, प्राइमरी की को हमने डिसाइड किया कि ऑर्डर आईडी विल बी प्राइमरी की एंड कस्टमर आईडी शैल बी अ फॉरेन की विच इज लिंकिंग बैक टू कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, ठीक है ना। सो जब भी आपने फॉरेन की मेंशन करनी है, आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि ये कस्टमर आईडी, अब तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इसको दोबारा से एज अ न्यू सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन कह लें इसको, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कस्टमर आईडी की फील्ड भी है। और अगर तो कस्टमर आईडी फॉरेन की है तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज अ फॉरेन की, कस्टमर आईडी इज अ फॉरेन की एंड इट रेफरेंसेस टू द कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर टेबल। और इस तरीके से आपने ऑर्डर और कस्टमर टेबल को आपस में लिंक करते हैं, दिस सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज आप ध्यान में रखिएगा, नोटिस करेंगे कॉमास लग रही है, ठीक है ना। दिस इज रेड एज एंड, ठीक है ना। सो और आईडी है एंड कस्टमर आईडी है एंड ऑर्डर डेट है, सो ये कॉमास हैव टू बी देयर, दीज कॉमास हैव टू बी मेंशन, ठीक है ना। एंड दैट्स इट, दैट्स द होल कमांड। क्लोज दिस ब्रैकेट राइट हियर, ये आपने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी, उसके बाद आकर सेमीकोलन आ जाए, ठीक है। Commas have to be in the right places. Brackets has to be paired. Primary key and foreign, sorry. Primary key and foreign key must be declared inside the parentheses. Every foreign key references to the correct table and field semicolon at the end. ये चीजें आपने सब ख्याल रखना है, इसी की बेस पे आप मार्क हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर प्राइमरी की यानी कि डिक्लेयर करनी है तो अभी देखो सर पे क्या चीज़ है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके हैं आपके पास प्राइमरी की बनाने के, दो तरीके, एक तो इनलाइन स्टाइल है और एक सेपरेट क्लॉज है, ठीक है। दो तरीके, दोनों सही हैं, दोनों परफेक्टली फाइन है, ठीक है, वट एवर आप प्रेफर करना चाहें। अच्छा, मैं आपको टिप ये देता हूँ कि आप जो एक स्टाइल चूज कर लो ना उसी को फॉलो करो थ्रू आउट द एग्जाम, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना। ना, अभी देखो आपके पास यहाँ पे मैं कस्टमर टेबल बना रहा हूँ। कस्टमर टेबल के अंदर मैंने कस्टमर आईडी, वारचार और ये प्राइमरी की होगी, उसका नेम मैंने बना लिया, ठीक है। ये मेरे पास टेबल बन गया। अब आप नोटिस करेंगे कि मैंने प्राइमरी की साथ ही लिख दी उसके, दैट्स फाइन, दैट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको ये भी कर सकते हैं। अभी देखो ये ऑल्टरनेट अप्रोच है। कस्टमर टेबल आपने बनाया, कस्टमर आईडी वार्चर बता दी, कॉमा नेम वार्चर 30, ओके ये हो गया। लेकिन आपने तीसरी लाइन एज अ सेपरेट मेंशन कर दी कि प्राइमरी की ऑन द, बाय द वे प्राइमरी की इज गोना बी कस्टमर आईडी, ठीक है। दीज आर बोथ एक्सेप्टेबल मेथड्स, ठीक है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। और वैसे हम यूजली यही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। ये भी ओके है, लेकिन पर्सनली वी प्रैक्टिस दिस मोर, सो यू आर वेलकम टू स्टिक टू दिस वन, ठीक है। For a composite primary key, you must use the same clause style and list both attributes primary key, batch ID, flavor, ठीक है, सब चीजें, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास से कंपोजिट की है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं, लेट्स राइट अनदर टेबल, ठीक है, लेट्स डू इट लाइक दिस।
ठीक है। से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, हाँ, लेट्स क्रिएट दिस टेबल राइट हियर। ठीक है ना, ये वाला जो है ना टेबल, हम इसका नाम दे देते हैं, इस टेबल का नाम हम कर देते हैं, लेट्स कॉल इट बुकिंग, नहीं बुकिंग नहीं, इसको हम कह सकते हैं ऑन, यानी लोन्ड, इस टेबल का नाम है लोन। ठीक है ना। अब जरा देखती जाइएगा इसमें टेबल बनाऊंगा कैसे। फॉलो दिस। अब नोटिस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इस टेबल के अंदर प्राइमरी की जो है वो दोनों मिला के हैं, ठीक है, यानी कंपाउंड की है, कंपोजिट की है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गोना डिफाइन इट। वी गोना गो फॉर वी गोना गो फॉर क्रिएट टेबल लोन। ठीक है ना, लो जी, यहाँ पे ब्रैकेट खुल गई। उसके बाद अब नेक्स्ट थिंग आएगी हमारे पास मेंबर आईडी। ठीक है ना, मेंबर आईडी विच इज गना बी वार चार्ट। ठीक है ना, वार चार्ट, और इसको हम दे देंगे 4। ठीक है ना, लेंथ 4, हमें 4 नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बुक नेम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वार चार्ट। ठीक है ना, और आपको याद होगा कि हमारे पास बुक नेम ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको से 20 कह देते हैं। ठीक है, जस्ट इन केस। अच्छा, वी मे वांट टू मेक दिस नॉट नल। ठीक है, हम इसको नॉट नल कह देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम नॉट नल कह देते हैं। ठीक है, ये आपको नॉट नल हो गया। अच्छा, अब आ जाता है दैट्स दी ओनली टू फी, हाँ लोन डेट आ गया। अब आ जाता है लोन डेट, लोन लोन डेट, ये आपने दे दिया लोन डेट। अच्छा, दिस इज गोना बी डेट टाइप। ठीक है, आपने डेट टाइप रख दी। अब आ जाती है प्राइमरी की। ठीक है, पहले तो हमें एक चीज एड्रेस करनी है कि मेरी प्राइमरी की है क्या चीज। ठीक है, प्राइमरी की हम जो रखते हैं, प्राइमरी की मेरी दोनों होंगी। सो इट्स गोना बी मेंबर आईडी लाइक दिस एंड बुक नेम लाइक दिस। ठीक है, ये लो जी, मेरी प्राइमरी की बनी। बट एज यू नोटिस कि आई हैव टू फॉरेन कीज हियर एज वेल, तो मुझे वो भी स्पेसिफाई करने पड़ेगी। ठीक है, अब उसके लिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, जिस तरह पहले फॉरेन की बताया ना, तो मुझे यहाँ पे फॉरेन फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की क्या चीज है, वो आपके पास मेंबर आईडी है, और यहाँ पे मैं रेफरेंसेस। ठीक है, मेंबर टेबल का, यानी मेंबर टेबल विच इज बिलो समवेयर। ठीक है ना, मेंबर टेबल का मेंबर आईडी है। ठीक है ना, ये कोई आम मेंबर आईडी नहीं है, ये मेंबर टेबल से है। ठीक है, उसी तरीके से मैं यही जुमला दोबारा लिखूंगा, बट दिस टाइम अराउंड आई एम गोना राइट इट फॉर योर बुक नेम। ठीक है, अब बुक नेम भी यहाँ पे फॉरन की है, यहाँ पे आ जाएगा बुक नेम, और ये बुक टेबल का, सॉरी, बुक टेबल का, बुक इज अ सेपरेट टेबल। ठीक है, और उसका ये बुक नेम से जाके लिंक हो जाता है। एंड दैट्स इट, दैट इज माई इंटायर स्टेटमेंट टू क्रिएट दिस टेबल। ठीक है ना, ये आपके पास पार्शल, सॉरी, अपना ये लोन टेबल बनाने का ये तरीका है। ठीक है ना, हमने देखो इसमें क्या देखा कि कंपाउंड की कैसे बनती है, कॉम्पोजिट की कैसे बनती है। ठीक है ना, और फिर अगर आपके पास दो फॉरेन की है, सिंपली राइट इट अगेन। ठीक है, दो फॉरेन की स्टेटमेंट, दो रेफरेंसेस क्रिएट करेंगे, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, ओके जी, मूविंग ऑन। ओके, लेस, प्राइमरी कीज हो गई। ठीक है, फॉरेन कीज हमने कर ली। ओके, अच्छा हाँ, अब ये डीडीएल का एक सेक्टर है जिसमें ऑल्टर टेबल होता है। ठीक है ना, ऑल्टर टेबल क्या होता है कि हमने एग्जिस्टिंग टेबल बना हुआ है, उसको मॉडिफाई करना है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं। अब स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब है कि हम उसके अंदर कोई एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, कोई एक नई फॉरेन की ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। we're not adding a row. Adding a row is not DDL. Adding a row is adding more data. Adding the row is modifying data, and modifying data comes in DML category. DDL में record add करना is not included. ठीक है ना, DDL में आपके सिर्फ टेबल का आप ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, ना कि डाटा को ऑल्टर कर रहे हैं। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें कि इसमें कौन सी आपके पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल है कंटेनर पहले से बना हुआ है, यू हैव क्रिएटेड इट, आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू कॉलम टू इट। ठीक है ना, सो मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड किया, ऑल्टर टेबल कौन सा, कंटेनर। अच्छा, करना है क्या, उसके अंदर आपने नई एक कॉलम ऐड करना है, इंस्पेक्शन डेट, उसकी डेटा टाइप ये होगी, दैट्स इट, दैट इज इट। सो वो आपने यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसी को अगर फॉर एग्जाम्पल रिमूव करना चाहता हूँ, तो ऑल आई हैव टू डू हियर इज आई विल सिंपली राइट, सॉरी, इसको मैं ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल कौन सा, कंटेनर। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया, ऑल्टर करना, और मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप क्या कर रहा हूँ मैं, इंस्पेक्शन डेट को ड्रॉप कर, ठीक है ना, इंस्पेक्शन डेट, एंड दैट्स इट।
आपका वो टेबल कॉलम गायब है, ठीक है ना। सो ऐड करने का तरीका ये, आपको मेंशन करना पड़ेगा टाइप, और रिमूव करने का तरीका ये ड्रॉप कीवर्ड से करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने एक टेबल है उसके अंदर मैंने फॉरेन की ऐड कर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐड फॉरेन की क्या चीज, प्लेयर आईडी, और फिर उसी तरह रेफरेंसेस, ठीक है ना। यू डोंट एक्चुअली हैव टू कम टू द न्यू लाइन, बट इफ यू डू इट जस्ट फाइन। असल में ये सेमीकोलन मैटर करता है। सो मैंने एक टेबल बना था, उसके अंदर फॉरेन की ऐड करके मैंने, अच्छा बाय द वे ध्यान में रखिएगा कि ये फील्ड पहले से एग्जिस्ट करती थी, आपने बस उसको फॉरेन की बना दिया है, यानी इसको असाइन कर दिया कि ये फॉरेन की है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। ये एक पास पेपर क्वेश्चन है। इसमें है नवंबर 2024 पेपर 1 वेरिएंट 1 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, 5 मार्क्स में। करना क्या है, आपके पास ये सैंपल डाटा है, इस टैब, ये वो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इसके अंदर हमने अगर ये वाला जो टेबल इसको बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल। विल क्रिएट द टेबल बैच, इसके अंदर बैच आईडी नॉट नल, ये देखो। ओके, इसकी लेंथ 6 रखी है बिकॉज आई एम सीइंग अराउंड 5 हियर, चलो हमने एडिशनल 6 डाल दिया, कहीं कहीं 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद टाइप है, उसके अंदर चूंकि ज्यादा लेटर्स आ जाते हैं हमने उसको 20 कह दिया, ये भी नॉट नल रखा हुआ है। फ्लेवर को भी 20 कह दिया, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी मोर देन दिस। साइज इज रियल बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग रियल वैल्यूज हियर एज वेल। सेलिंग प्राइस भी रियल है बिकॉज डेसिमल पॉइंट है। एंड डेट डेट है, और प्राइमरी की हमने बैच आईडी को डिक्लेयर कर दिया, एंड दैट्स इट। मैंने ये पूरा टेबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास क्या कहते हैं कि जो कैम्ब्रिज का क्वेश्चन आता है ना, उसमें वो आपको कैटेगोरिकली बताता है कि भाई ये जो क्या कहते हैं कि एक सैंपल डाटा है, इसके अगेंस्ट आपने टेबल बनाना है। तो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया, स्नैपशॉट ऑफ द टेबल इफ यू मस्ट, और उसकी बेस पे आपने टेबल बनाना होता है। सो आप डाटा को देख के ही जज कर रहे होते हैं इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है द एसक्यूएल पार्ट, यानी डीएमएल पार्ट, ठीक है ना। इसके अंदर हमने टेबल को नहीं छेड़ना, हमने डाटा के साथ मैनिपुलेशन करनी है, यानी डाटा को फेच करना है, डाटा को ऐड करना है, डाटा को मॉडिफाई करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी। इसके अंदर सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, इनर जॉइन, एग्रीगेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों में से 56% ऑफ बच्चों ने कहा था कि भाई हमें इस चीज का प्रॉब्लम है। बाय द एंड ऑफ दिस पार्ट यू विल इंशाल्लाह ताला बी कॉन्फिडेंट इन दिस थिंग, ठीक है। चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, ठीक है ना, ये सबसे कॉमनली यूज्ड है फंडामेंटल क्वेरी। इसके अंदर सिलेक्ट में आपके पास 6 चीजें जरूरी होती है, ठीक है ना। 6 क्लॉजेस, यू नेवर राइट ऑल 6 इन 1 क्वेरी, बट यू यू मे नॉट, जरूरी नहीं, हो सकता हो भी, लेकिन ये कि आपको सारे पता होने चाहिए। सिलेक्ट के बाद आप मेंशन करते हैं कॉलम्स, ठीक है, डाटा क्या शो होना है, ठीक है। फ्रॉम में बताते हो कि टेबल, अगर एक से ज्यादा टेबल मेंशन करोगे। वेयर में आपकी कंडीशंस आ जाती हैं, अगर आपने डेटा को ग्रुप करना है, एग्जांपल आपको बताता होंगे, तो आपके पास कॉलम्स के हिसाब से कौन सा ग्रुप करना है। अच्छा, यानी किस कॉलम के हिसाब से ग्रुप करना है। हैविंग पे आपके पास ग्रुप लेवल कंडीशन है, ये वैसे कॉमनली यूज नहीं है, मैंने एक दो देखा है। ऑर्डर बाय आता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसको आपने ऑर्डर करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। यू डोंट नीड हैविंग एन एस लेवल, द कोर ऑर्डर मेमोराइजेस सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय ऑर्डर बाय। ये हैविंग जो है ना, ये इसको इग्नोर कर दे, मैंने ऐसे ऐड कर दिया लेकिन इट्स नॉट देयर, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय ऑर्डर बाय, ठीक है ना। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखें। वेयर क्या करते हैं, वेयर एंड ऑर्डर बाय किस तरह यूज करते हैं। वेयर इज फिल्टरिंग द रोज, फॉर एग्जांपल मैंने नेम और फोन शो करना है, सिलेक्ट मैंने शो क्या क्या करना है, सिलेक्ट में जो आप चीज शो करेंगे वो आपके पास इस सेलेक्ट के अंदर लिखा है। सो आपके पास नेम और फोन नंबर मैंने शो करना है। अच्छा, टेबल कौन सा डाटा से डाटा उठाना है हमने, वो फ्रॉम कस्टमर आ गए। अच्छा, हमने डाटा फिल्टर किस तरीके से करना है, क्या सारे शो करने हैं? नहीं, हमने शो करना है उनका नेम और फोन नंबर जिनके सिटी के अंदर लाहौर लिखा है। सो आपने डाटा को फिल्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर बाय यूज करना चाहते हैं, ऑर्डर बाय क्या है, सॉर्टिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। मैंने नेम और बैलेंस जो है वो शो करना है कस्टमर टेबल से, क्योंकि मेरा डाटा इस तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि वो ऑर्डर होगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बैलेंस, यानी फर्स्ट आई विल हैव द लार्जेस्ट बैलेंस, देन स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, इस पे ये ऑर्डर आ जाता है। अगर अच्छा आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहे तो यहाँ पे आप देखें, जिससे मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, एएससी लिख दोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट, देन द लार्जेस्ट वैल्यू लेटर, ठीक है। अच्छा,
इस तरह आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, डिटेल से डिस्कस किए हुए, ठीक है ना। ये आपके पास नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, लाइक हम यूज करते हैं पैटर्न के लिए, वो डिस्कस दिस इन डिटेल, एंड और नॉट, बिटवीन एंड। अच्छा, अगर आपको इसको डिटेल से अंडरस्टैंड करना है, यू कैन ऑलवेज रेफर्स टू द नोट्स, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग, वी डिस्कस दिस बिफोर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है वर्ड वर्ड की एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम कस्टमर टेबल लिस्ट द नेम्स एंड फोन्स ऑफ एवरी कस्टमर इन लाहौर सॉर्टेड बाय नेम। सो हमने क्या किया, हमने नेम और फोन नंबर शो करना है कस्टमर टेबल में, सिटी आपका लाहौर होगा, वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर, एंड ऑर्डर बाय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो आपके पास ए से शुरू होगा ऑल द वे टू जी तक जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एग्रीगेट फंक्शन में आपके पास काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। काउंट अगर मैंने गिनना है, ठीक है ना, तो मैं फॉर एग्जांपल सब कुछ गिनना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज सारे गिनने हैं मैंने, ठीक है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने ये एस्टेरिस्क का मतलब है काउंटिंग एवरीथिंग, तमाम हमने रोज गिनने हैं, ठीक है। अच्छा, क्या काउंट के साथ मैं कोई फील्ड मेंशन कर दूंगा, नंबर ऑफ नॉन वल वैल्यूज, नल वैल्यूज इन दैट फील्ड, ठीक है ना। यानी मैं अगर फॉर एग्जांपल काउंट बुक्स, ठीक है ना, ये काउंट इन सब्जेक्ट्स कर देता हूँ, ये काउंट वट एवर, ठीक है ना। तो मैं किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं उस फील्ड पे फोकस करके गिन के बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सम को अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फील्ड का सम लेना है, तो मैं यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर फील्ड का एवरेज लेना है तो यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर फील्ड का मिनिमम मैक्सिमम लेना है वो हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे मिनिमम मैक्सिमम भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, ये इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। यू मे नॉट सी दिस इन कैम्ब्रिज, बट स्टिल इट्स नॉट यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करनी है तो मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है तो यानी कि मैक्स यूज करोगे, लेकिन आपके प्राइमरली जो है ना, ये वाले यूज होते हैं ज़्यादा, ठीक है। अच्छा ना, एक एग्जांपल देखते हैं, वन वर्ड। आगे देखते हैं, नेमिंग द आउटपुट कॉलम। अब ये एक बहुत रेयर चीज है, ठीक है। आउटपुट कॉलम में ऊपर टाइटल लिखा हुआ आ रहा हो, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइटल लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इसको एज का कीवर्ड यूज करते हैं, एज, ठीक है ना। अभी देखो विदाउट एज मैंने डाटा शो, अभी देखो क्या है, राइट, व्हेन यू राइट सेलेक्ट काउंट आइटम नेम, the item database returns column literally labeled count item name, which is kind of ugly, it doesn't look nice. As lets you rename it on the fly. The data doesn't change, just the column heading in the result. यानी आपको डाटा प्रेजेंटेबल दिखाना है, एक हेडिंग लिखी हुई है, तो आप एज करके शो सकते हैं ना। फर्क क्या है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस टेबल में कैरेक्टर आइटम के अंदर मैं गिन के बताना चाहता हूँ कि कितने आइटम नेम्स, यानी कि आपके पूरे पूरे रोज जो हैं वो गिन के बता देगा आइटम नेम के अगेंस्ट, यानी मैं यहाँ पे स्टार भी लगा सकता था, लेकिन कैरेक्टर आइटम के अंदर जितने भी रोज हैं मुझे गिन के बता देगा। नाउ अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इस तरह लिख देता हूँ, सेलेक्ट काउंट आइटम नेम एज टोटल आइटम्स, तो इसका मतलब है कि फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसके ऊपर टाइटल में लिखा हुआ आ रहा है काउंट आइटम नेम, बिकॉज मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में ये चीज लिखी हुई है। वेरएज मैं यहाँ पे अगर अपनी मर्जी का एक प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर टाइटल पे ये लिखा हुआ है, तो मैं काउंट आइटम नेम शो करेगा डाटा, लेकिन उसकी हेडिंग में, सिंपली हेडिंग में ये लिखा हुआ आ जाएगा एज टोटल आइटम्स, ठीक है। सो कहीं पे भी अगर आपको स्पेसिफाई हो ना कि भी डाटा शुड बी नेम्ड एज दिस, तो फिर आप एज का कीवर्ड डाल सकते हैं। ये बड़ा रेयर है, मैंने एक क्वेश्चन ही शायद देखा हुआ इसमें आ रहा है, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम टिप क्या है, व्हेन अ क्वेश्चन सेज शो द रिजल्ट एज टोटल प्लेसमेंट्स, दिस इज योर हिंट कि आपने एज ऐड करना है, ठीक है। और आउटपुट कॉलम एज नेम्ड स्पेंड, दिस इज योर हिंट कि आपने एज यूज करना है, ठीक है। दैट्स अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू यूज एज। Cambridge mark schemes award a mark for as with a meaningful name, free mark if you spot Q, ठीक है ना। अब आप आ जाते हैं, आई होप दिस इज क्लियर, अगर आपको नहीं ये एज समझ आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, ग्रुप बाय में क्या चीज होती है। ग्रुप बाय एग्रीगेट पर कैटेगरी, अगर आपने ग्रुपिंग करनी है ना डाटा की, ठीक है, तो आप ग्रुप बाय कर सकते हो, वी डिस्कस दिस बिफोर, ठीक है ना। विदाउट ग्रुप बाय एन एग्रीगेट रिटर्न्स वन वैल्यू फॉर द होल ग्रुप, वन विद ग्रुप बाय रिटर्न्स वन वैल्यू पर ग्रुप, where a group is every row sharing the same value of group by column, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या शो करना है, मैंने प्लेयर आईडी और काउंट करके इवेंट आईडी जितने भी हैं उसके इवेंट्स वो गिन के बताने, ठीक है। इवेंट टेबल में मैंने गिन के बताना है कि इस प्लेयर आईडी के केस कितने उसने इवेंट्स अटेंड किए इवेंट टेबल के अंदर, और मैंने ग्रुप बाय प्लेयर आईडी कर, इसका मतलब है कि मैं बेसिकली ईच प्लेयर आईडी के अगेंस्ट उसकी जितने भी इवेंट आईडीज हैं वो शो कर दूं, ठीक है।
ये आपके पास बेसिकली ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स कम बैक हियर, ठीक है। हाँ, अभी देखो कि मैं फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर आई वांट टू, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ सिलेक्ट बुक एंड लोन डेट्स, ठीक है, फ्रॉम, ये फॉर एग्जांपल टेबल का नाम क्या रखा था मैंने इसका, चलें कह देते हैं फॉर एग्जांपल बुक्ड फ्रॉम लोन्ड, ठीक है ना, ये आपका लोन्ड टेबल है, ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, हम यहाँ पे करेंगे मेंबर आईडी, ठीक है, मेंबर आईडी। अब यूं समझें कि आपका डाटा इस तरह शो होना है कि मेंबर आईडी M001, ठीक है, उसके साथ डाटा शो होगा हॉबिट, यानी सिर्फ मैंने बुक शो करनी, ठीक है ना, नॉट लॉन्डेड, जस्ट बुक शो करनी, ठीक है। अब यहाँ पे उसके साथ शो होगा हॉबिट, ठीक है, उसके बाद न्यू, ठीक है, फिर 1984, दैट्स इट। उसके बाद आ जाता है ये आपका 1984, आपने ग्रुप बना दिया M001 का, ठीक है। M002 आ गया, उसमें आ जाएगा एमा, फिर बिलविड, ठीक है, फिर M003 आ जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही बुक है, दैट इज गोइंग बी फाउंडेशन, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो आपने देखो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दैट योर मेंबर आईडी बार बार, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल है, जिसमें आपने ग्रुप्स क्रिएट कर दिए बेस्ड ऑन दी रिपीटिंग ग्रुप मेंबर आईडीज, ठीक है ना, इसको कहते हैं ग्रुप बाय। अच्छा, दैट्स योर ग्रुप बाय। अब आ जाता है वर्किंग विद सम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने एक टेबल है कस्टमर का, फॉर ईच कस्टमर शो देयर टोटल स्पेंडिंग, ठीक है ना। हम यहाँ पे कर रहे हैं कस्टमर आईडी शो करना है और उसकी टोटल कॉस्ट, उसने जितने पैसे समझ, और उसको शो करना है एज स्पेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि स्पेंड उसकी कस्टमर आईडी उसके साथ स्पेंड शो हो रहा होगा, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर बाय स्पेंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास जो डाटा शो होगा वो स्पेंड के हिसाब से होगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर से होगा, लार्जेस्ट वैल्यू फर्स्ट देन स्मॉलेस्ट वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपने ग्रुप बाय का क्लॉज लगाया हुआ है, तो आपके कस्टमर आईडी के पास डाटा क्लम्प हुआ होगा, ठीक है। एज स्पेंड गिव्स द कंप्यूटेड कॉलम एज अ रीडेबल नेम, सो अगर आपने स्पेंड ऊपर लिखा है और उसके बाद नीचे उसकी वैल्यू, वी कैन ऑर्डर बाय द एलियस वी जस्ट डिफाइंड, ग्रुप बाय गोज बिफोर एवरी ऑर्डर बाय ऑलवेज, ठीक है। अच्छा, अभी देखो आपके पास इनर जॉइन वाली क्लॉज है, हमने इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। आपके पास इनर जॉइन के दो तरीके, अब मैं देखो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कंटेनरशिप, यानी कि आपने कैमरे एक्सेप्ट्स टू सिंटैक्स फॉर इनर जॉइन, हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है बड़ा डिटेल से। अब मैंने क्या करना है, मैंने कंटेनर्स काउंट करके बताने, फ्रॉम कंटेनर एंड शिप, ये दो टेबल्स हैं जहाँ पे आपस में लिंक हो रहा है, वेयर कंटेनर डॉट शिप इज इक्वल टू कंटेनर डॉट शिप आईडी इज इक्वल टू शिप डॉट शिप आईडी। कंटेनर टेबल के अंदर शिप आईडी फॉरेन की है और शिप नेम आपका कैलेडोनिया है, ठीक है ना। सो जब आपके पास इनर जॉइन आप नहीं यूज करते तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप दोनों टेबल्स में जो कॉमन फील्ड है आप उसको इक्वल टू शिप आईडी करके भी सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें आप इनर जॉइन अप्लाई करते हैं, उसमें सिंपल तरीका ये, वही तरीका है, सिलेक्ट काउंट कंटेनर आईडी फ्रॉम कंटेनर, दूसरा टेबल यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, उसमें आप लिखेंगे इनर जॉइन शिप on container dot ship id is equal to ship dot ship id where ship name is equal to caledonian। ये दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं, ठीक है ना। आप इसमें कंफर्टेबल है ये कर दें, इसमें कंफर्टेबल है ये कर दें, दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक जून 2024 P1 का वेरिएंट 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट D13 मास्टर क्वेश्चन है। हमने करना है क्या है, हमने काउंट ज्वाइन करना है क्या। अच्छा, डेटाबेस का है, गेम डेटाबेस का फ्रॉम पार्ट बी चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास उसके आ जाते हैं टेबल हेडर्स, ठीक है ना, टेबल डेफिनेशंस है, एक यूजर का टेबल है, एक कैरेक्टर का टेबल है, एक आइटम का टेबल है, कैरेक्टर आइटमेटिक, ठीक है। काउंट द आइटम्स ओन्ड बाय कैरेक्टर हुज नेम इज कैट 123, दैट्स द क्वेरी, ठीक है ना। सो ये आपकी टेबल डेफिनेशंस है, इसको यूज करके आपने इस क्वेरी को सेटिस्फाई करना है। नाउ लेट्स लुक एट दिस इन ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। देखो अगर हमने आइटम्स ओन्ड बाय ए कैरेक्टर हुज यूजर नेम इज कैट 123, अब देखो उसमें शो क्या क्या करना है मुझे, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा प्रेजेंट क्या करना है, मुझे गिन के बताना है, काउंट करने हैं आइटम्स,
ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट काउंट आइटम नेम कर दूंगा। अच्छा, टेबल कौन सा यूज होगा? टेबल हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर आइटम से शो होगा, ठीक है ना। मेरे पास एक कैरेक्टर आइटम है, एक कैरेक्टर ने कितने आइटम्स लिए हुए हैं तो वो गिन के बताए। सो मेरा टेबल क्या है? कैरेक्टर है। अच्छा, अब मुझे उसका गिन के ये भी लिंक करना है, ठीक है, उसका यूजर नेम भी लिंक करना है, ठीक है। अब ये तो कैरेक्टर आईडी है ना, कैरेक्टर आईडी का यूजर नेम हमें यहां से मिलेगा, ठीक है। अब कैरेक्टर आईडी का पर्टिकुलर कैरेक्टर आईडी का यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आईडी फ्रॉम द कैरेक्टर आइटम को लिंक करना पड़ेगा कैरेक्टर के टेबल के साथ, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे इनर जॉइन की क्लॉज होगी। अब कैसे करेंगे? सिलेक्ट काउंट आइटम नेम फ्रॉम कैरेक्टर आइटम, इनर जॉइन हम करेंगे कैरेक्टर टेबल के साथ, और कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर आईडी, कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर आईडी को हम लिंक करेंगे कैरेक्टर आइटम डॉट कैरेक्टर आईडी के साथ। और फिर हम ये भी बताएंगे जहां पे कैरेक्टर यूजर नेम जो है वो कैट 123 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ you narrow down to a particular username, but first you have to link this table with this table, ठीक है ना। आगे चलते जाएं। अब आ जाते हैं इंसर्ट इनटू वाली क्लॉज, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू में क्या होता है? टू फॉर्म्स, कैम्ब्रिज एक्सेप्ट्स बोथ द सेफर, द सेकंड इज सेफर, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म जिसको हम अनसेफ मेथड कहते हैं, हमने क्या करना है? इंसर्ट इनटू कस्टमर, और इसके अंदर सिंपली डायरेक्टली वैल्यूज क्या है? कस्टमर आईडी ये, उसका नाम ये, उसका फोन नंबर ये, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द अनसेफ मेथड। लेकिन सेफ मेथड क्या है? इंसर्ट इनटू कस्टमर, आप पहले फील्ड्स मेंशन करेंगे और उसके बाद आप वैल्यूज उसकी स्पेसिफिकली बता देंगे, ठीक है। दिस इज सेफ मेथड, वी डिस्कस दिस इन क्लास। अगर आपको नहीं समझ आया तो नोट्स को एक दफा दोबारा विजिट करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर अपडेट करना है, किसी एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैरेक्टर टेबल के अंदर एक चेंज करनी है, और हमने क्या करना है कि एक पर्टिकुलर यूजर है, बाद में यूजर कौन सा, लेकिन हमने उसकी लेवल को 3 करना है और उसकी मनी को ये कर देना है, ठीक है। अच्छा, कौन से को करना है? वो उसको करना है, उस कैरेक्टर की रो को करना है जिसमें कैरेक्टर आईडी ये चीज शो हो रही है, 0002, ठीक है ना। अब ये क्वेरी कर क्या रही है? फ्रॉम वेयर क्लॉज एंड अपडेट चेंजेस every row in that table. This query without the where would set every character in the game level 3 money to 10,000. Always double check, ठीक है ना। अभी देखो, मैं अगर ये चीज नहीं लिखता ना, इसका मतलब है कि मैंने कैरेक्टर टेबल में हर रो को ये साइन कर दिया, विच इज रॉन्ग। मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर रो को करना चाहता हूँ ना चेंज, ये वाली, तो मुझे बताना पड़ेगा वेयर कैरेक्टर आईडी इज इक्वल टू 0002। तो ये आपने अपडेट की क्लॉज यूज की, ठीक है। आगे चलते हैं। डिलीट फ्रॉम, रिमूव करना है आपने, ठीक है ना। मैंने एक रो खत्म करना है। डिलीट फ्रॉम प्लेसमेंट वेयर कंप्लीट इज इक्वल टू ट्रू। सो जो जो प्लेसमेंट टेबल के अंदर रो के अंदर ट्रू शो होगा, आप उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक पासवर्ड का क्वेश्चन है, सिलेक्ट विद एज एंड मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास ये आ रहा है आपके टेबल डेफिनेशंस। काउंट कंप्लीटेड प्लेसमेंट्स एट कंपनी नियम फॉर स्टूडेंट LDA A01। ऐसे जी हम बात कर रहे थे कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, सिलेक्ट काउंट कंपनी आईडी एज प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैं, एक टेबल है प्लेसमेंट का, ठीक है, उसमें से मैंने तमाम कंपनी आईडीज को काउंट करना है, ठीक है, शो करूंगा एज टोटल प्लेसमेंट्स। और मेरा क्राइटेरिया क्या है कि कंपनी आईडी जो है ये होना चाहिए दिस, एंड स्टूडेंट आईडी होना चाहिए दिस, ठीक है ना। और इसको मैं शो करूंगा एज टोटल प्लेसमेंट्स, और वो कंप्लीट हुए हुए होंगे, कंप्लीटेड प्लेसमेंट, दैट मींस कंप्लीट शुड बी आल्सो ट्रू, ठीक है ना। तो ये आपके पास, अब ये ध्यान में रखिएगा, अब दिस इज द ट्रिकी पार्ट, ठीक है ना। ये देखो, काउंट कंप्लीटेड प्लेसमेंट्स फ्रॉम नियम, यानी कंपनी नेम, स्टूडेंट एंड टोटल प्लेस। अब देखो कि ये फील्ड्स मुझे क्या, मुझे मुझे इस क्वेरी से क्या समझ आता है कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे कंपनी नेम चाहिए, मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए, एंड उसकी जो कंप्लीटेड प्लेसमेंट्स है वो चाहिए। अब इन 3 टेबल्स में से मेरे पास कंपनी आईडी, कंपनी नेम और स्टूडेंट प्लेसमेंट्स जो हैं, वो सारी जो है आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरे पास
हाँ, ये जो प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कंपनी आईडी, स्टार्ट डेट, कंप्लीट, दिस टेबल, प्लेसमेंट टेबल has everything in it. Everything that I need for this query is all in the placement table, which means कि मैं इस query में सिर्फ एक ही टेबल यूज करूंगा, that is going to be my placement table, और मैं बड़े आराम से अपना इस तरह टेबल लिंक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नीड एक्चुअली लिंक एनीथिंग, मैं सिर्फ डाटा एक ही टेबल से उठा रहा हूँ, बिकॉज जो जो मुझे चाहिए, कंपनी नेम, स्टूडेंट आईडी, टोटल प्लेसमेंट्स और कंप्लीटेड है कि नहीं है, वो प्लेसमेंट टेबल से ही आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना ओनली यूज दिस टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अपडेट सेटिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी एक एग्जांपल है कि हमने एक कैरेक्टर है 0002, उसको मैंने लेवल 3 कर देना, उसकी मनी ये कर देना, तो अपडेट कैरेक्टर, आपके पास ये कैरेक्टर टेबल है, उसके अंदर मैंने लेवल 3 मनी 10,000, ये प्रीवियस एग्जांपल है, उसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। आपने कैरेक्टर आईडी को नैरो डाउन करके उस पर्टिकुलर रो में चेंजेस की, बाकी सबको किसी को नहीं, ठीक है। Exam strategy for database questions. This is important. Read the whole question, whole schema first. ठीक है ना? Before you read any subsequent, read every table definition, underline primary keys, circle foreign keys. It saves you minutes later. Code the exact field names, use table and column names for the schema verbatim. Order ID is wrong if the schema is order ID. ठीक है ना? ये आपके पास नाम डिफरेंट, देखो ना, इसमें केस सेंसिटिविटी मैटर करती है, ठीक है ना? Match your answers to the marks, semicolons, brackets यहाँ पर आपने मेंशन करने। For explain why questions, use the 9-word formula, no repeating groups, no partial dependencies, no transitive dependencies, pick the one that fits, ठीक है ना। अच्छा, टॉप लूजिंग मिस्टेक्स क्या है आपके पास? नंबर 1, आपने इंटीजर में इसके लिए इंटीजर यूज किया, ये इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्टार्टिंग जीरो है, दिस इज रॉन्ग, इसको वारचार होना चाहिए। फॉरगेटिंग द फॉरेन की डिक्लेरेशन इंटायरली इनसाइड क्रिएट टेबल, आपने फॉरेन की बनाई ही नहीं और उसको लिंक भी नहीं किया। राइटिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की आउटसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ क्रिएटेबल, इससे नंबर कटेंगे। कॉमास एंड रॉन्ग प्लेसेस, ट्रेलिंग कॉमास बिफोर क्लोजिंग ब्रैकेट एंड मिसिंग कॉमास बिटवीन फील्ड्स, नॉट अलाउड। Forgetting where, update, delete, which silently affect each row, ignoring many to many, just picking two tables instead of introducing linking table, writing group by and order by, wrong clause order, query won't parse, no prefixing column names with table with joining two tables and shared column names, confusing data integrity and data security and explaining answers, two separate things है, ठीक है ना। आखिर में लास्ट थिंग क्या है? If you're unsure of any this, rewind to relevant part. Don't move on until they're solid. आपने क्या करना है, ये सारी एक दफा गो थ्रू कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो यू कैन गेट इन टच विद मी, ठीक है ना। और इस तरह आपकी डेटाबेसेस खत्म हो जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, डे 2 होगा, उसमें हमें सूडो कोड और ट्रेस टेबल्स कवर करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह वो कवर करेंगे, ठीक है। चलें, टेक केयर।